अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। शुरू करते हैं जी आज का लेक्चर। कल के लेक्चर में हम लोगों ने ट्रंक पोर्ट्स का और एक्सेस पोर्ट का कॉन्सेप्ट पढ़ा था। थ्योरेटिकली तमाम ऑप्शंस हमने डिस्कस कर ली थी। आज सबसे पहले हम उसकी लैब करेंगे। आज लैब प्रैक्टिस के लिए आपके पास पैकेट ट्रेसर की ऑप्शन है, चाहे पुराना वर्जन हो चाहे नया, दोनों में से जो मर्जी आप यूज कर सकते हैं। दूसरी ऑप्शन आप लोगों के पास वेब आईओयू की है। ठीक है जी। जिनका वेब आईओयू चल गया अच्छी बात है, जिनका नहीं चला वो चलवाएं जल्द से जल्द। ठीक है जी। और उसके बाद जो है जो लैब मैं आज यहाँ कराऊंगा, जाहिर है मैंने आपको कहा था कि मैं तो फिजिकल डिवाइसेस ही इस्तेमाल करूंगा। जिस लैब में मैं पैकेट ट्रेसर को यूज कर रहा हूं, उसका मतलब है कि वो लैब पैकेट ट्रेसर पे ठीक से हो सकती होगी, या कहीं अगर GNS3 यूज करता हूं तो उसका मतलब है कि वो लैब GNS3 पर भी हो सकती है। आज की हमारी लैब जो है वो रियल स्विचेस पे ही है। एक तो इंट्रोडक्शन भी हो जाएगा, स्विच का इंटरफेस भी आप देख लेंगे। ठीक है जी। दूसरा, आपने जो अपने नजदीक स्टैंडर्ड बनाना है वो ये होगा। आप लोग जब यही लैब पैकेट ट्रेसर पे या वेब आईओयू में करेंगे, आप कंपैरिजन कीजिएगा कि रियल वाले में और आपके पास क्या ऑप्शंस सेम हैं, क्या रिजल्ट सेम है, या उनमें कहीं ना कहीं कोई डिफरेंस आ रहा है। ठीक है जी। तो ये आप लोगों को जो है वो कंपैरिजन करना है। ठीक है जी। इसके लिए आप लोग जो है वो इस पे अभी मंडे को मैं कोशिश करूंगा कि मंडे तक हमारा जो रैक है वो मैंने आपको कल समझाया था, एक्सप्लेन किया था, उसको हम ऑपरेशनल कर देंगे। तो उसके बाद जो है वो फिर आप में से जो लोग चाहें उस पे लैब इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है जी। तो आप में जिस जिसको एक्सेस चाहिए होगी, जवाब साहब आपकी कनेक्टिविटी करा देंगे यहाँ क्लास में या फिर वहां पे लैब के अंदर। ठीक है जी। अच्छा जी। आज की जो हमारी नेटवर्क डायग्राम होगी वो कुछ इस तरह से है कि जाहिर है ट्रंक अगर कॉन्फ़िगर करना है तो आपको दो स्विच तो कम से कम चाहिए। एक को हम स्विच ए कह देंगे और दूसरे को स्विच बी। जाहिर है ये होस्ट नेम है जो बाय डिफॉल्ट तो नहीं असाइन हुए होंगे, आपको करने पड़ेंगे। जिस तरह राउटर का बाय डिफॉल्ट होस्ट नेम राउटर होता है, उस तरह स्विच का बाय डिफॉल्ट होस्ट नेम स्विच होता है। ठीक है जी। तो एक स्विच ए और एक स्विच बी, इन दोनों के दरमियान आपने ट्रंक लिंक कॉन्फ़िगर करना है। जो हमारे पास स्विच ए है वो सिस्को का 3560, यानी कि ये एक मल्टी लेयर स्विच है। और जो स्विच बी है वो सिस्को का 3550, ये भी मल्टी लेयर स्विच है। ठीक है जी। तो ये दो मल्टी लेयर स्विचेस का हम इस्तेमाल करेंगे। और इसके बाद इसमें जो 3560 है, ये पैकेट ट्रेसर के पुराने और नए दोनों वर्जन में अवेलेबल है। तो आप इसको भी इस्तेमाल करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन जेन में रहे कि रियल में जो ऑप्शंस आएंगी, कुछ ऑप्शंस भी वहां कम होंगी और आउटपुट के अंदर भी फर्क हो सकता है। लेकिन आपने स्टैंडर्ड जो है वो इसी को मानना है जो यहाँ रियल डिवाइसेस के ऊपर लैब हो रही है। ठीक है जी। वीडियो इसीलिए बनाई जा रही है, या नोट्स में अगर मैं कोई चीज कॉपी करता हूं वो इसीलिए कि बाद में आप उसको देख के कंपैरिजन कर सकें। अच्छा जी। एक, जब आपको कोई लैब हैंडओवर की जाएगी, यहां पर भी जिस तरह आज मेरे पास अब ये दो सेटअप हैं, सुबह वाली क्लास में भी लैब की गई थी। आप भी जब लैब एक्सेस करेंगे, आपको दो स्विचेस दिए जाएंगे। उन दो स्विचेस पे आपसे पहले भी किसी ना किसी ने काम किया होगा। सबसे पहला तो स्टेप ये है कि आप जैसे ही उन स्विचेस को एक्सेस करें, आपने स्विचेस को रीसेट करना है। इसको जीरो वाइज करना भी हम कहते हैं। जीरो वाइज की टर्म आमतौर पे जूनिपर के अंदर मिलती है, बकायदा गालिबन कमांड भी वहां पे मौजूद है। तो जीरो वाइज करना, रीसेट करना एक ही बात है। तो सबसे पहले तो आपने उस सेटअप को रीसेट करना है। उसका तरीकाकार क्या है, उसके उसूल क्या है? सबसे पहले तो दोनों स्विचेस के दरमियान अगर कोई आपस में कनेक्टिविटी हुई हुई है, यानी कोई ट्रंक बना हुआ है, तो आप इन दोनों स्विचेस को अलग अलग कर देंगे, यानी कि ट्रंक लिंक आपने उतार देना है। तो दोनों तरफ से केबल उखाड़ने की जरूरत नहीं है। किसी एक स्विच से केबल उतार देंगे तो लिंक डाउन हो जाएगा। यानी दोनों स्विचेस को आइसोलेटेड होना चाहिए। रीसेट करने के लिए क्या करना है? सबसे पहले
दोनों स्विचेस के दरमियान एक लिंक है या दो हैं, आपने वो दोनों केबल उतार देनी है, स्विचेस हो जाएंगे एक दूसरे से आइसोलेटेड। अब आपने बारी बारी दोनों स्विचेस को एक्सेस करना है। आपने कैसे एक्सेस करना है? आपकी जो एक्सेस है वो भी टेक्निकली लोकल एक्सेस ही होगी। अब उसका पूरा बैकग्राउंड मैंने कल के लेक्चर में आपको समझा दिया था। मेरे केस में क्योंकि ये दोनों मेरे पास ही पड़े हुए हैं, तो मैं लोकली एक्सेस उसी तरह करूंगा जैसे हम हमेशा करते आए हैं। रोल ओवर या कंसोल केबल मेरे लैपटॉप के साथ कनेक्टेड है यूएसबी पोर्ट के साथ। दूसरी RJ45 पोर्ट जो है वो मैंने इसकी कंसोल लाइन कंसोल 0 के साथ कनेक्ट कर दी है। अच्छा, मैंने तरतीब यूं रखी है, जो मेरे पास स्विच ऊपर पड़ा है वो 3560 है, नीचे वाला 3550 है। ठीक है जी, ऊपर 3560, नीचे 3550। ठीक है जी, तो ऊपर वाले स्विच के साथ ये कनेक्टेड है। कनेक्टिविटी खाली काफी नहीं होती, इन स्विचेस का पावर ऑन होना जरूरी है, जो कि ये पावर्ड ऑन है इस वक्त। ठीक है, उसके बाद मुझे यहाँ पे टर्मिनल एप्लीकेशन चलानी है। अब टर्मिनल एप्लीकेशंस आप लोगों के पास भी एक से ज्यादा मौजूद है। सिक्योर CRT भी सबके पास है, पट्टी भी सबके पास है, सोलर पट्टी भी सबके पास है। ठीक है जी, तो यहाँ पे मैंने आपको शुरू के लेक्चर्स में बताया था कि आप सीरियल लिंक के लिए कनेक्शन किस तरह बनाते हैं। बॉड रेट 9600 होगा, कॉम पोर्ट का नंबर कैसे चेक करके लिखा जाता है वो आपने ऐड करना है, और प्रोटोकॉल सीरियल या RS232 होगा। मेरे पास ऑलरेडी ये सेशन बना हुआ है, मैं इस पे डबल क्लिक करता हूं और यहाँ पे मैंने इस स्विच को एक्सेस कर लिया है। एक्सेस करने से पहला काम मैंने क्या किया था, दोनों स्विचेस के दरमियान, चलिए मैंने ये दोनों स्विचेस के दरमियान लिंक बना हुआ था, एक मैंने केबल उतार दी है। अब ये दोनों एक दूसरे से आइसोलेटेड है, इनके दरमियान आपस में कोई भी लिंक मौजूद नहीं है। अब मैं क्या करूंगा, इनेबल मोड में आए, कमांड है डिलीट फ्लैश। अच्छा, फ्लैश में मेन फाइल तो आपके iOS की होती है, लेकिन स्विच की फ्लैश में एक VLAN.dat, ठीक है, VLAN का एक टॉपिक है जो आप लोगों ने अभी तक नहीं पढ़ा। आपके इस कोर्स का सबसे अहम तरीन टॉपिक VLAN का है, जिसको हम कल पढ़ने जा रहे हैं। कल का लेक्चर अगर आपने मिस कर दिया तो आपको स्विचिंग का कुछ समझ नहीं आना, ये आप ज़हन में रखिएगा। एक चीज नहीं समझ आएगी, ये मैं लिख के दे देता हूं आपको। अगर आप कल का लेक्चर नहीं पढ़ पाते, आ नहीं सकते, आए नहीं है, या आपने वीडियो लेक्चर नहीं देखा उसका, तो बाकी लेक्चर अटेंड ही ना कीजिएगा, आप छोड़ दीजिएगा। मैं वाजे आपको बता रहा हूं, आपको कुछ समझ नहीं आने वाला। तो पूरे कोर्स का अहम तरीन टॉपिक, अच्छा इसमें कोई शक ही नहीं, आप ये जो कोर्स पढ़ रहे हैं इसमें बहुत सारे अहम टॉपिक थे, लेकिन सबसे अहम टॉपिक कल वाला है VLAN। कल मैं VLAN पूरा नहीं पढ़ा देने लगा, जाहिर है कल इंट्रोडक्शन टू VLAN होगा, उसका कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। कॉन्सेप्ट समझ आएगा तो आगे उसको इंप्लीमेंट करेंगे, या उसकी फर्दर जो टाइप्स है उनको आप पढ़ सकेंगे। ठीक है जी, तो VLAN डेटाबेस, ये फाइल है, इसको VLAN डेटाबेस कहते हैं, ये फ्लैश में होती है। ठीक है जी, जब आप स्विच को रीसेट या जीरोवाइज करेंगे तो आपने फ्लैश में से इस पर्टिकुलर फाइल को क्या कर देना है, डिलीट। ठीक है जी, तो ये मैंने एंटर किया। मुझे पता था पहले भी ये फाइल इसमें मौजूद नहीं है, ये काम मैं सुबह वाली क्लास में कर चुका था, तो इसका मतलब ये था मैं अब आपको ना बताऊं, बताना तो है तरीकाकार ये है, आइंदा तो VLAN डेटाबेस बनी होगी, तो सबसे पहले आपने मेक श्योर करना है इस फाइल को आप अपने हाथों से डिलीट करेंगे। नहीं करेंगे तो आपकी जो कॉन्फ़िगरेशन आप करने जा रहे हैं उसके रिक्वायर्ड रिजल्ट्स आपको मिलेंगे ही नहीं। अब ये इत्तेफाक की बात है, सुबह वाली क्लास ने ये फेस भी करके देख लिया था, क्योंकि जब यहाँ स्विच रखे गए थे तो पहले से उन पे ये मुझे बताया गया था कि ये ऑलरेडी इरेज हुए में, लेकिन एक्चुअल में ऐसा था नहीं। फिर हमने कॉन्फ़िगरेशन की, रिजल्ट्स नहीं आए। ठीक है, तो आपके लिए भी यही है, अगर आप ये नहीं करेंगे तो जो आप कॉन्फ़िगर कर रहे हैं और जो उसके रिजल्ट्स की उम्मीद रख रहे हैं वो मिलने वाले नहीं है। तो पहला काम ये किया। दूसरा काम जो आप हमेशा करते हैं, राइट इरेज या इरेज स्टार्टअप कॉन्फ़िग, पहले से मौजूद कॉन्फ़िगरेशन को इरेज। अच्छा, क्या ये अभी इरेज हो जाएगा? नहीं, एक काम करना पड़ेगा। स्टार्टअप कॉन्फ़िग तो इरेज हो गया है, लेकिन रनिंग कॉन्फ़िग को इरेज करने के लिए रीलोड करना पड़ेगा। भाई राइट इरेज और रीलोड तो पुरानी चीज है ना, नया काम एक ही किया है, फ्लैश में से VLAN डेटाबेस डिलीट कर दिया। सिमिलरली अब दूसरे स्विच पे जाएंगे। दूसरे स्विच पे जाने के लिए जवाद साहब एक स्विच से कंसोल केबल निकाल रहे हैं और अब उन्होंने दूसरे स्विच पे केबल लगा दी है।
तो मैं स्विच ए से अब कहां पे आ गया हूं, स्विच बी पे। कंसोल केबल उतारी गई है, किसी ने तो करना नहीं है काम, तो कंसोल केबल उतारी है, दूसरे में लगा दी है। यहां पे आके भी सेम आपने रिपीट करना है, डिलीट फ्लैश वीलैन डॉट डेटाबेस। जाहिर है यहां भी वो फाइल नहीं थी और मुझे पता था कि वो नहीं है, क्योंकि लास्ट क्लास में मैं इसको इरेज कर चुका था। तो आपको दिखाने के लिए तो मैंने करना है राइट इरेज। इससे क्या होगा, स्टार्टअप कॉन्फ़िग इरेज हो जाएगी और उसके बाद रीलोड। ये प्रोसीजर है स्विचेस को रीसेट करने का। इस तरीके से आप स्विचेस को रीसेट करते हैं, ठीक है जी। और रीसेट कर देने के बाद जब आप रीलोड करेंगे तो आप इन पे ना तो कोई पुरानी कॉन्फ़िगरेशन मौजूद होगी और ना ही वो वीलैन डेटाबेस वाली फाइल होगी। ये स्विच बिल्कुल उस तरह से होंगे जैसे आप अभी अभी फैक्ट्री से खरीद कर लाए हैं। जिस तरह राउटर आप करते हैं, राउटर पे तो राइट इरेज और रीलोड काफी होता है, लेकिन स्विच पे एक स्टेप जो है वो एक्स्ट्रा है। लेकिन करना ये उस हालत में है कि जब दोनों स्विचेस आइसोलेटेड हो। इन दोनों स्विचेस के दरमियान फिलहाल एक भी कनेक्शन मौजूद नहीं है, ठीक है जी। अब जैसे ये रीलोड हो जाते हैं, रियल स्विच है, टाइम लेगा, ठीक है जी। 3 से 4 मिनट का टाइम होगा जी रीबूट होने का, उतनी देर में ये रीबूट हो जाएंगे और उसके बाद फिर हम अपनी कॉन्फ़िगरेशन का आगाज करेंगे। कॉन्फ़िगरेशन में हमने करना क्या है, एक तो जी सबसे पहले दोनों स्विचेस को होस्ट नेम असाइन कर देना है। उसके बाद आप में से किसी को बल्कि इस तरह से पूछना चाहिए, हम अगर कोई कमांड टाइप कर रहे हैं और कमांड के दौरान लिखते हुए कोई लॉग मैसेज आता है, आप जो कमांड टाइप कर रहे हैं वो और आने वाला लॉग मैसेज अगर आपस में गड़बड़ हो जाए, ऐसा कभी होता देखा है? यानी आपकी क्लास थी जिसको फिर मैंने बताया होगा, ठीक है। सुबह वाले क्योंकि मानने को तैयार नहीं थे, शुक्र है आप मान गए, ठीक है जी। तो लॉगिंग सिंक्रोनस की कमांड मैंने आपको बताई भी है, ठीक है, वो आपको इन स्विचेस पे देनी पड़ेगी, ठीक है जी। अगर आप इससे तंग होते हैं तो, अदरवाइज आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, मिक्स होता है होने दें, ठीक है जी। आप अपनी कमांड लिख दें, अगर तो प्रॉब्लम है तो लॉगिंग सिंक्रोनस कर लें, अदरवाइज जरूरत नहीं है, आप महसूस करते तो ना करें, वो कोई लाजमी चीज नहीं होती, ठीक है, वो आपकी अपनी चॉइस है। होस्ट नेम देना है और उसके बाद अगला काम हमने ये करना है, इन दोनों स्विचेस पे जो स्विच ए है ना जी हमारे पास, ये है 24 पोर्ट्स वाला, और जो स्विच बी है ये है 48 पोर्ट्स वाला। स्विच ए पे 24 पोर्ट्स हैं और स्विच बी पे 48। आप भी जब हमारे रैक को एक्सेस करेंगे, ठीक है जी, और लैब से पहले बेशक वहीं पे खड़े होकर आप देख लीजिएगा कि जवाद साहब ने आपको कौन से दो स्विचेस असाइन किए हैं। वो 3550 हैं, 3560 हैं, 24 पोर्ट वाले हैं, 48 पोर्ट वाले हैं, ठीक है जी। उनके दरमियान अगर केबल लगी हुई है तो आप केबल उतार के खुद पहले उसको रीसेट करें, उसके बाद खुद जाके केबल लगाएं, इनको इजाजत दे देना उसको एक्सेस। लेकिन एक बात का ख्याल रहे, सिर्फ अपने ही स्विचेस को आपने छेड़ना जो असाइन किए गए हैं। पता लगे कोई दूसरा बंदा लैब कर रहा है, आप उसकी केबल उतार के भाग जाए, क्योंकि कुछ लोग तो वो होंगे जिन्होंने करना ही सिर्फ ये है, केबल ही उतारनी होगी। कुछ लोग कोशिश करेंगे हम कुछ सीख जाए, तो जो सीखने की कोशिश कर रहा है उसको पढ़ लेने दें, ठीक है जी। तो बहरहाल तो जो आपको स्विचेस असाइन किए गए हैं, आप उनको जाके फिजिकली उनके सामने खड़े होके जो केबलिंग जिस तरह से करनी है आप वो कर लीजिएगा। अच्छा जनाब, तो यहाँ पे एक पे 24 एक पे 48 पोर्ट्स हैं। स्विच के बारे में याद रखिएगा, जो सिस्को का फिक्स्ड पोर्ट वाला स्विच भी है ना, वो अपने आप को एक सिंगल मॉड्यूल कंसिडर करता है। आप ये नहीं कहेंगे कि वो मॉड्यूलर है, होगा वो फिक्स पोर्ट ही, लेकिन वो अपने आप को एक मॉड्यूल कंसिडर करता है, सिंगल मॉड्यूल। इसीलिए स्विच के पोर्ट नंबर्स आपको यूं नजर आएंगे, फास्ट ईथरनेट 0/1, फास्ट ईथरनेट 0/2, 3, 4 एंड 5। यानी यूं नहीं होगा फास्ट ईथरनेट 1 2 3, 0/1, 0/2, 0/3। जो 24 पोर्ट वाला उस पे 1 से 24 तक, और जो 48 पोर्ट वाला उसमें 1 से 48 तक, 0/1 से 0/48 तक पोर्ट्स होंगी। अच्छा, बाय डिफॉल्ट स्विच पोर्ट्स का मोड जो है वो क्या होता है, एक्सेस, और आप उसको ट्रंक बना सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, मैं अब इनमें 24 में से कोई भी पोर्ट और 48 में से कोई भी पोर्ट इस्तेमाल हो सकती है इन दोनों स्विचेस के दरमियान कनेक्शन एस्टेब्लिश करने के लिए। मिसाल के तौर पे मैं इसकी फास्ट ईथरनेट 0/1 और इसकी फास्ट ईथरनेट 0/2 यूज कर लेता हूं।
आमने सामने पोर्ट का नंबर सेम हो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, डिफरेंट हो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने ये तार लगा दी, क्रॉसओवर केबल पकड़े, कनेक्ट करा दें यहाँ पे, तो यहां हम कनेक्टिविटी कर लेंगे। लिंक तो खुद ही अप हो जाएगा क्योंकि सिस्को स्विचेस आर प्लग इन प्ले डिवाइसेस, नो शटडाउन करना नहीं पड़ता। लेकिन अगली चीज है एज एक्सेस पोर्ट यूज करना या ट्रंक। आपने यहां ट्रंक बनाना है, तो सवाल ये है क्या यहां ट्रंक खुद बन जाएगा या हमें कुछ करना पड़ेगा? कल का लेक्चर जरा रिकॉल करें थोड़ा सा। यहां पे दोनों में से एक स्विच 3550, इसके बारे में मैंने क्या बताया था? 3550 पे अगर 48 पोर्ट्स हैं तो 48 की 48 पोर्ट का एडमिनिस्ट्रेटिव, याद है एडमिनिस्ट्रेटिव और ऑपरेशनल में फर्क? एडमिनिस्ट्रेटिव इसकी जो स्विच पोर्ट मोड है दैट इज डायनामिक डिजायरेबल, और जितने भी इसके अलावा हैं उन पे डायनामिक ऑटो होता है। तो डिजायरेबल और ऑटो के दरमियान ट्रंक बन जाता है, बन जाता है। आपके पास टेबल भी मौजूद है और एक पूरा ट्री भी मौजूद है जिसके अंदर क्लियरली तमाम ऑप्शंस हमने डिस्कस की हुई हैं। डीटीपी बाय डिफॉल्ट याद रखिएगा इनेबल्ड होता है, डीटीपी सिस्को के स्विचेस पे इनेबल्ड होता है। अगर डीटीपी इनेबल्ड होता है तो बाय डिफॉल्ट जो पोर्ट्स हैं उनके ऊपर एनकैप्सुलेशन, जो एडमिनिस्ट्रेटिव एनकैप्सुलेशन निगोशिएट होती है, और दोनों तरफ अगर निगोशिएट हो एडमिनिस्ट्रेटिव तो ऑपरेशनल आईएसएल, ऑपरेशनल एनकैप्सुलेशन जो है वो आईएसएल होती है। ठीक है जी। अब इस तरफ होना है डायनामिक ऑटो और इस तरफ होना है डायनामिक डिजायरेबल, तो ट्रंक बन जाएगा, ट्रंक बन जाएगा, एनकैप्सुलेशन आईएसएल होगी और एक तरफ मोड डिजायरेबल और दूसरी तरफ मोड ऑटो होगा। आपका ये ट्रंक लिंक बन जाएगा केबल लगाते ही। ठीक है जी। मेरा आज के दिन में पहला टास्क यही है कि मैं इन दोनों स्विचेस के दरमियान एक ट्रंक लिंक कॉन्फ़िगर करना चाहता हूं। पहले स्टेप में तो मैं डायनेमिकली चाहता हूं ट्रंक बने, उसके बाद फिर मैंने आपको कहा था बेस्ट प्रैक्टिस क्या होती है, स्टैटिकली ट्रंक बनाया जाए। और मैंने कहा था फिर उस वक्त मैं ऐसी ऑप्शंस आपके साथ डिस्कस करूंगा जिसको वो टेबल कवर नहीं करता। ठीक है जी। जो ऑप्शंस टेबल में हैं वो प्रूवन है, सिस्को की किताब का टेबल है, वो गलत तो नहीं हो सकता, वो जो कह रहा है वही होगा, आप टेस्ट कर लीजिएगा करके। लेकिन जो चीजें वहां कवर नहीं हो रही मैं इसके बाद फिर उस पर बात करूंगा। ले जी, अब मुझे क्या करना चाहिए? पहले तो जरा दोनों स्विचेस को देख लें कि वो वापस आ चुके हैं जी। राउटर भी जब बगैर कॉन्फ़िगरेशन के आप होता है तो यही मैसेज आता है और इसका जवाब आप क्या दिया करते हैं? नो। ठीक है। सेटअप में अगर दोबारा वापस जाना हो तो इसमें डायलॉग में क्या तरीका था? मैं ये डायलॉग करना चाहता हूं, मुझे याद आया हो मैंने तो यस करना था, ये ऊपर आपने नो कर दिया ना, मैं कहता हूं मुझे तो यस करना था। मैं तो कहता हूं छोड़ते हैं यहां पे ही खत्म करते हैं आज। ठीक है, क्योंकि सब कुछ फायदे कोई नहीं है। ठीक है, उसका तरीका मैंने ये बताया था, आप इनेबल मोड में जाएंगे और यहाँ कमांड है सेटअप। ठीक है जी, तो सेटअप की कमांड देंगे तो वापस आपको उसी सवाल पे ले आएगा। आप वो इस वक्त तो अब ये हालात हो गए हैं, आप मानने को भी तैयार नहीं है। ठीक है, लेकिन शुक्र है कि मेरे पास हर चीज सबूत के साथ मौजूद है। ठीक है जी, क्योंकि वीडियोस भी हैं और नोट्स भी पड़े हुए हैं। ठीक है जी, मुकर नहीं सकते आप लोग, तो लिहाजा सेटअप की कमांड देंगे तो ये दोबारा वही सवाल पूछेगा आपसे। ठीक है, अच्छा उसके बाद और अगर हम यस कर देते नो की बजाय तो डायलॉग शुरू हो जाना था। वहां से वापस मोड में आने का क्या तरीका था वो भी नहीं याद होना, जाहिर सी बात। कंट्रोल सी, वहां पे आप कंट्रोल सी करेंगे क्योंकि लिखा होता है बकायदा वहां पे यूज कंट्रोल सी टू अबॉर्ट। ठीक है जी, या आप कमांड प्रॉम्प्ट में वापस जाने के लिए कंट्रोल सी प्रेस करें, उसकी इंस्ट्रक्शंस वहां पे आ जाती हैं। बहरहाल तो इस वक्त हम जनाब ऊपर वाले स्विच पे जो कि 3560 है। अच्छा मुझे तो वैसे ही पता है 3560 है, ऊपर स्टिकर भी लगा हुआ है, मॉडल नंबर भी लिखा हुआ है। और तरीका है वेरीफाई करने का, ये क्या है? कोई कमांड जो कि स्विच के हार्डवेयर के बारे में मुझे बताए या राउटर के हार्डवेयर के बारे में मुझे बताए। मैंने ये चेक करना है इसका मॉडल क्या है। शो
वरियन की कमांड है, शो वरियन की कमांड देंगे। कई बार आपको यहाँ पे लिखा हुआ नजर आ जाएगा इट इज 3560, इट इज 3560, इट इज 3560, तो ये 3560 है, तसल्ली हो गई है। मैं इसका होस्ट नेम ही रख लेता हूं स्विच ए डैश 3560। स्विच ए हमारा 3560 है, तो होस्ट नेम कॉन्फ़िगर करने का कोई अलग तरीका तो नहीं है, वही है जो राउटर पे था, क्योंकि वहां भी सिस्को आईओएस था, यहां भी सिस्को आईओएस है, बेसिक सब पे बिल्कुल सेम होती हैं, कोई डिफरेंस नहीं होता। तो जनाब इसको होस्ट नेम असाइन कर दिया। दूसरी बात जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था, बल्कि पहले देख लें कि मसला होता क्या है, वो इत्तेफाक से आप में से अक्सर लोगों को याद था, मैं उस पर बड़ा शदीद हैरान हूं। ठीक है, ये नोट किया आपने, मैं शो लिख रहा था, लॉग मैसेज आया, कमांड इसके अंदर मिक्स हो गई है, ये वो शो का जो डब्ल्यू है वो इसके एंड पे आ गया। अगर आप एक तो टैब दबाएं तो दोबारा वापस आ जाएगा। मैंने कहा था अगर तो आपको इससे तकलीफ नहीं होती तो बस ठीक है, कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ ऐसा ना हो तो आपने इस वक्त लाइन कंसोल 0 से एक्सेस किया हुआ है, लाइन कंसोल 0 में जाएंगे और लॉगिंग सिंक्रोनस की कमांड देंगे। इसके बाद ऐसा नहीं होगा, आप यहां पे एंड या एग्जिट करें, दोबारा उसी तरह शो की कमांड दें तो पहले और अब में फर्क आपने देखा होगा, लॉग मैसेज आया है और ऊपर निकल गया, आपकी कमांड के साथ मिक्स वो नहीं होगा। दैट इज योर चॉइस, आपको प्रॉब्लम है तो इसको फिक्स कर लीजिएगा, अगर आपको इससे कोई इशू नहीं है तो ठीक है, चल लेते इसी तरीके से। ओके जनाब, तो ये मैंने होस्ट नेम दे दिया, इसको राइट भी कर लेते हैं क्योंकि ये रियल स्विच है, कोई पता नहीं यूपीएस पे लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ, लाइट जाएगी अगर तो ये जाया भी हो सकती है कॉन्फ़िगरेशन, तो फ्रीक्वेंटली इसको, और जो वहां वाला रैक है वो डेफिनेटली यूपीएस पे नहीं है जो हमारी लैब में है, और अगर आप लोग उस पे लैब कर रहे होंगे तो लाइट जाएगी और आपने जो कुछ सेव नहीं किया होगा तो वो सब कुछ इरेज हो जाएगा, तो लिहाजा फ्रीक्वेंटली आपको राइट करते रहना चाहिए। चले जनाब, तो डू राइट करें या राइट करें, राइट आप जाहिर है इनेबल मोड में है तो राइट की कमांड देंगे, ठीक है। अच्छा जी, अब राइट का अल्टरनेट होता है कोई और कमांड? कॉपी रनिंग कॉन्फ़िग, टू टू लिखना पड़ता है ना दरमियान में, कॉपी रनिंग कॉन्फ़िग स्पेस टू स्पेस, नहीं इसके बगैर ही चल जाती है कमांड, टैप करना पड़ता है। बहरहाल जी, कॉपी रनिंग कॉन्फ़िग स्टार्टअप कॉन्फ़िग, ठीक है जी। जवाब सब क्या होगा इनका? अच्छा जी, तो स्विच ए की कॉन्फ़िगरेशन हमने जितनी करनी थी कंप्लीट कर ली है, फिलहाल मुझे कंसोल मैनुअली चेंज करानी पड़ेगी, चेंज करें जी। और ये आप जा रहे हैं स्विच बी जिसको हमने बनाना है, यहां भी आप नो करेंगे सबसे पहले, उसके बाद इनेबल ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड, लाइन कंसोल 0, लॉगिंग सिंक्रोनस, और उसके बाद होस्ट नेम भी दे दें, इसका होस्ट नेम हम रखेंगे स्विच बी डैश 3550, और ये 3550 है। अगर ये चेक आप करना चाहते हैं तो उसके लिए अगेन शो वरियन की कमांड आप दें तो आपको कई जगहों पे 3550 लिखा हुआ नजर आ जाएगा, कहीं iOS इमेज के साथ, ठीक है जी, और कहीं वैसे, तो ये 35 कहीं पावर सप्लाई की ऑप्शन के साथ, ठीक है जी, तो बहुत सारी जगहों पे आपको ये दिखाई दे जाएगा, तो इट इज 3550, हमने नाम भी उसका उसी तरीके का रख लिया है। लेकिन हमारे दोनों स्विचेस जो हैं वो इस वक्त एक्सेस हो चुके हैं, नाम हमने असाइन कर लिया है, और हम पहला काम जो करने लगे हैं वो ये है कि दोनों स्विचेस के दरमियान एक ट्रंक लिंक हम बनाने जा रहे हैं। उसके लिए हमारी थ्योरी ये कहती है कि अगर एक क्रॉसओवर केबल की मदद से इन दोनों स्विचेस को आपस में आप कनेक्ट भी कर दें, ठीक है जी, तो ट्रंक खुद ही बन जाएगा। तो ये करके वेरीफाई करना पड़ेगा। ये मेरे हाथ में जी क्रॉसओवर केबल है, और जो क्रॉसओवर, ये इस तरह की जो आपको केबल्स मिलती हैं आमतौर पे होता ही है कि रेगुलर क्लासेस में हमारी यहाँ पे जब स्टूडेंट्स आते हैं तो जाहिर है उनको केबलिंग मैं खुद पढ़ा रहा होता हूँ अपने कोर्स के अंदर, तो उन्होंने अगर इसकी प्रैक्टिस भी करनी हो, वो खुद भी केबल बनाना चाह रहे हो तो वो केबल बनाते हैं। तो ये हो सकता है किसी स्टूडेंट ने ये केबल बनाई हो, अब ये कोई गारंटी नहीं है कि ये ठीक होगी या नहीं होगी, ये हो सकता है ना ठीक बनाई हो, ठीक है। तो इसको चेक करने के लिए, तसल्ली करने के लिए हमारे पास केबल टेस्टर मौजूद होता है। आपकी क्लास में ये पहले नहीं निकला? निकला हुआ है, अब उन्होंने दिखाया होगा आपको, खुरम साहब आपने नहीं देखा?
आपने देखा होगा, पहली दफा देखा है तो कोई बात नहीं, दोबारा देख लें आप, ठीक है। अच्छा जी, ये एक आम सा केबल टेस्टर है चाइना का, ठीक है। जब डॉलर का रेट कम था ये 150-200 रुपए का मिल जाता था, आजकल हो सकता है 700-800 रुपए का मिलता हो, ठीक है जी। मैं अंदाजन आपको बता रहा हूँ, एग्जैक्ट प्राइस तो मुझे भी नहीं पता, हर रोज चेंज हो जाती है, ठीक है जी। इसमें एक साइड जो है ना जी इसकी, ये ट्रांसमीटर है जो बैटरी ऑपरेटेड है, ठीक है जी, और दूसरी साइड जो है वो रिसीवर है। एक साइड पे ट्रांसमिट करेंगे, दूसरी साइड से आप रिसीव करेंगे, ठीक है जी। और तरीकाकार इसका ये है कि इसमें RJ45 पोर्ट मौजूद है, तो अब इस केबल की एक साइड जो है वो इस इधर के RJ45 में, और दूसरी साइड जो है वो रिसीविंग एंड के RJ45 कनेक्टर के साथ लगा देंगे, ठीक है जी। अब दोनों तरफ जो है ना वो पिन्स के नंबर, इसमें कितनी पिन्स होती हैं? 8 इस केबल में। अच्छा, केबल में वायर्स होती हैं, ये बात मैंने बताई हुई आपको, मैंने स्ट्रेट थ्रू रोल ओवर केबल या क्रॉस ओवर केबल ऐसे ही मैं उसका नाम आपके सामने नहीं बोलता रहा, मेरी आदत है, मैं कोई भी चीज ऐसे सपोज नहीं कर लेता, ये तो आपको पता ही होगा, डेफिनेटली मैंने बताया होगा, एक्सप्लेन किया होगा इसको। तो स्ट्रेट थ्रू और क्रॉस ओवर केबल, आपकी ये दो तरह की केबल्स हैं, 8 पिन्ने होती हैं इन कनेक्टर्स के अंदर, इसमें 8 वायर्स हैं। केबल जो है वो वायर का कॉम्बिनेशन होता है, केबल और वायर एक चीज नहीं है, कॉम्बिनेशन ऑफ वायर्स इज केबल, ठीक है जी। अच्छा, ये जो दोनों तरह की केबल्स हैं उनकी जो पिन्स कॉन्फ़िगरेशन होती है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं भाई। 8 पिन्ने अगर एक साइड पे हैं और 8 ही दूसरी तरफ भी होंगी, 6, 7 और 8, 8 ही पिन्ने दूसरी तरफ। स्ट्रेट थ्रू केबल में ये होता है कि जो 8 वायर्स है ना, स्ट्रेट थ्रू केबल का काम ये होता है एक तरफ की पिन 1 को दूसरी तरफ की पिन नंबर 1 से कनेक्ट कराना, उन 8 में से एक वायर की ये ड्यूटी होगी। अच्छा, दूसरी का काम होगा 2 को 2 से कनेक्ट करना, 3 को 3 से कनेक्ट करना, 4 को 4 से कनेक्ट करना, 5 को 5 से, 6 को 6 के साथ, 7 को 7 के साथ और 8 को 8 के साथ। अगर केबल इस तरह से बनाई गई है तो ये स्ट्रेट थ्रू केबल होती है। अच्छा, जो क्रॉस ओवर केबल है उसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूं, एक कोड की तरह आप इसको याद रख सकते हैं, 1 3 2 6। क्रॉस ओवर में ये होता है, क्रॉस ओवर में ये होता है कि एक तरफ की पिन नंबर 1 दूसरी तरफ की पिन नंबर 3 से कनेक्ट होती है, यानी एक वायर होगी जो एक तरफ पिन नंबर 1 पे और उसका दूसरा एंड दूसरी साइड की पिन नंबर 3 पे, एक तरफ पिन नंबर 2 दूसरी तरफ पिन नंबर 6, एक तरफ पिन नंबर 1 दूसरी तरफ 3, एक तरफ पिन नंबर 1 दूसरी तरफ 6, 1 3 2 6। अच्छा, अब जो बाकी बची 4 5 7 और 8, 4 4 के साथ, 5 5 के साथ, 7 7 के साथ और 8 8 के साथ, केबल क्रॉस ओवर हो या स्ट्रेट थ्रू हो, दोनों में ये 4 पिन्ने इसी तरह स्ट्रेट कनेक्ट होती हैं, ठीक है जी। फर्क सिर्फ 1 2 3 और 6 का है, फर्क सिर्फ पिन नंबर 1 2 3 और 6 का है। इसमें क्रॉस ओवर केबल में पहली पिन दूसरी तरफ तीसरी से और दूसरी पिन दूसरी साइड पे छठी पिन के साथ कनेक्टेड होती है। अगर मेरे हाथ में ये क्रॉसओवर केबल है, ठीक है जी, तो यहां क्या होना चाहिए, हर पिन के लिए ना एलईडी ब्लिंक करती है, हर पिन के लिए एलईडी ब्लिंक करेगी। जो ट्रांसमीटर वाली साइड है हर पिन के सामने एलईडी है, ठीक है जी। अगर यहां से सिग्नल जाएगा इधर की एलईडी भी जलेगी और दूसरी तरफ भी जलेगी, जिसका मतलब होगा 1, अगर स्ट्रेट थ्रू है तो 1 के साथ रिसीविंग एंड पे 1, 2 के साथ 2, 3 के साथ 3, 4 के साथ 4। लेकिन अगर ये क्रॉसओवर केबल हुई तो एक तरफ की पिन नंबर 1 की एलईडी ब्लिंक करेगी और दूसरी तरफ की 3, एक तरफ की 2 और दूसरी तरफ की 6, ठीक है जी। ये मैं ऑन करता हूं जी इसको, और आप लोग अब देखिएगा, ये अब आप लोगों ने नोटिस करना है जो यहां बैठे हुए हैं, इधर वालों को तो बस यही नजर आ रहा होगा कि बत्तियां जल रही हैं, ठीक है जी। तो जो यहां करीब है आप देखिएगा, एक तरफ की 1 के साथ दूसरी तरफ की 3 चल रही है और एक तरफ की 2 के साथ दूसरी तरफ की 6, ठीक है जी। 1 3 2 6, ठीक है जी। तो ये दोनों तरफ इसी तरीके से हो रहा होगा। अगर ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब है ये क्रॉसओवर केबल है और ठीक है। एक तरफ पिन नंबर 2 ब्लिंक होती है या ब्लिंक ही नहीं होती, ठीक है जी,
एक तरफ ब्लिंक हुई, दूसरी तरफ नहीं हुई, या ब्लिंक ही नहीं हुई सेंडिंग साइड से, दैट मींस कि आपकी वो वायर ठीक से कनेक्ट ही नहीं हुई भी। तो अगर एक पिन में भी प्रॉब्लम है तो आप ये केबल इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है। ये केबल ठीक है और ये केबल क्रॉस ओवर है, और इसके ठीक होने की जो गारंटी है वो आप लोगों ने दिया। मैं तो मुझे तो नजर ही नहीं आ रहा था, आप लोगों ने कहा जी एक के साथ 3 और 2 के साथ 6 चल रही है। मैंने कहा ठीक है, ठीक है जी। वैसे मैं आप लोगों पे तो पता इतबार ही नहीं करता, मुझे पहले ही पता था ये ठीक है, तो मैंने तो सिर्फ आपको बताने के लिए सिखाया है, ठीक है जी। क्योंकि सुबह तक तो ये चल रही थी, अभी भी चल ही रही होगी, ठीक है। तो ये जनाब मैं स्विच ए की फास्ट ईथरनेट 0/1, हमारी नेटवर्क डायग्राम ये है। स्विच ए की फास्ट ईथरनेट 0/1 और स्विच बी की फास्ट ईथरनेट 0/2 को आपस में कनेक्ट करवाने लगा हूं, और यहां पे आप इस वक्त स्विच बी पे हैं, ठीक है जी। स्विच ए की फास्ट ईथरनेट को 0/1 को स्विच बी की फास्ट ईथरनेट 0/2 से मैंने कनेक्ट करवा दिया है। कनेक्ट कराने के बाद ये क्या हुआ है, लिंक खुद ही अप हो गया, मैंने नो शटडाउन नहीं किया, क्योंकि सिस्को स्विचेस आर प्लग एंड प्ले डिवाइसेस, सिस्को स्विचेस आर प्लग एंड प्ले डिवाइसेस, ठीक है जी। तो ये लिंक आपका इस वक्त अप है, ठीक है। और दूसरी बात, ये मल्टी लेयर स्विच है। मल्टी लेयर स्विच बाय डिफॉल्ट लेयर 2 पे ही काम कर रहा होता है। लेयर 3 कैपेबिलिटी ना तो पोर्ट के पास है, ना ही इसमें कोई वो कंट्रोल प्लेन वाली चीज अभी एक्टिवेटेड है, क्योंकि आपने राउटिंग इसमें बाय डिफॉल्ट इनेबल्ड नहीं होती। मल्टी लेयर स्विच पूरी तरह बाय डिफॉल्ट लेयर 2 पे काम कर रहा होता है, जो कि इस वक्त कर ही रहा होगा, ठीक है। अगर ये दोनों पोर्ट स्विच पोर्ट्स हैं, नॉन राउटेड हैं, तो स्विच पोर्ट के दो ही मोड होते हैं, या एक्सेस या ट्रंक। तो या ये ट्रंक बन गया होगा या ये एक्सेस ही होगा। आप लोगों की थ्योरी ये कहती है कि ट्रंक बन गया होगा, क्योंकि एक स्विच दोनों में से 35-50 है, ठीक है जी। और आप इस वक्त इत्तेफाक से 35-50 पर ही हैं। अच्छा, अब ट्रंक बना या नहीं बना और किस तरह से बना, ये वेरीफाई कैसे होगा, आपको तरीका दिखा देता हूं। कमांड है जी शो इंटरफेसेस ट्रंक, शो इंटरफेसेस ट्रंक, ठीक है जी। आप स्विच से ये पूछ रहे हैं मुझे अपने तमाम वो इंटरफेसेस दिखाओ जो ट्रंक हैं, और हमारे हिसाब से स्विच बी की सिर्फ एक ही इंटरफेस है, एक ही पोर्ट ट्रंक है, और वो फास्ट ईथरनेट 0/2 है। याद रखिएगा, इसकी आउटपुट में एक नहीं 3-4 डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स या डिफरेंट टॉपिक्स की आउटपुट आती है। आपका फोकस सिर्फ ट्रंक रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन पे फिलहाल होगा, जो आपने अभी पढ़ा है। तो एंटर करते हैं, पहले 4 कॉलम्स जो हैं उनके अंदर आपसे ताल्लुक रखने वाली आउटपुट आएगी। और भाई ट्रंक ना बना होता ना तो यहां पे कुछ आना ही नहीं था, ठीक है जी। तो ये क्या कह रहा है, वो कहता है सिर्फ पोर्ट नंबर 2 जो है वो ट्रंक है। डिजायरेबल का क्या मतलब है, डायनेमिक डिजायरेबल। एनकैप्सुलेशन NISL क्यों लिखी हुई है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव निगोशिएट है और ऑपरेशनल ISL है, और स्टेटस इस वक्त ट्रंकिंग है, यानी आपने स्विच टू स्विच कनेक्टिविटी प्रॉपर्ली करवाई भी है। स्विच बी पे अगर ये नजर आ रहा है तो ए पे क्या आएगा नजर, यानी 35-60 पे क्या फर्क होगा उसमें और इसमें, सिर्फ यहां पे डिजायरेबल की जगह ऑटो होगा, यहां पे डिजायरेबल की जगह ऑटो। वैसे तो आप मेरे पे यकीन कर ही लेते हैं, आपके पास और कोई चारा भी नहीं है, लेकिन हम जो आज साहब को कहेंगे स्विच बदलें, ठीक है जी, दूसरे स्विच पे जाएं, ठीक है। और एक चीज नोट कीजिएगा, जवाद साहब को बार बार हमें जहमत देनी पड़ रही है, ठीक है, तो हमें यह भी सोचना है किसी तरह उनकी जिंदगी को भी आसान बनाया जाए, ठीक है जी। ये हमारे लेक्चर का आज एक और मेन काम होगा, जिसपे हम पहले ये करेंगे, फिर जवाद साहब की जिंदगी कैसे आसान बनानी है उसको डिस्कस करेंगे। ये जी मेरा स्विच जो है वो बदल चुका है, मैं स्विच ए पे आ गया हूं। अभी मुझे केबल फिजिकली चेंज करनी पड़ी है। इनेबल मोड और शो इंटरफेसेस ट्रंक, तो यहां पे पोर्ट नंबर 1 ट्रंक है, मोड ऑटो है, ये फर्क है, इधर ऑटो है उधर डिजायरेबल था। NISL मींस एडमिनिस्ट्रेटिव निगोशिएट ऑपरेशनल ISL स्टेटस ट्रंकिंग। बाकी देखें आगे और बहुत सारी ऑप्शन नजर आ रही है। नेटिव वीलैन क्या होता है, आपको वीलैन नहीं अभी मैंने बताया, तो नेटिव वीलैन तो उसके बाद की बात है, ठीक है जी। इसका आगाज कल के लेक्चर से इंशाल्लाह इस टॉपिक का हो जाएगा, ठीक है जी। आज अभी हम बेसिकली ट्रंकिंग को पढ़ रहे हैं, उसके बाद मल्टी लेयर स्विच है तो उसकी लेयर 3 कैपेबिलिटीज के बारे में बात होगी,
और कुछ थ्योरेटिकल टॉपिक्स और लैब टॉपिक्स और भी हैं जिन पे हम बात करेंगे आफ्टर दिस लैब। पहले स्टेप में तो ये कर ले। अच्छा, इसमें क्या फर्दर वेरिफिकेशन इसकी की जा सकती है? यानी आपने जिस तरह कल, यानी मैंने आपको लिखवाया था कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव होता है और ये जो है वो ऑपरेशनल होता है, तो आप कहेंगे उस तरह के अल्फाज यहां लिखे हुए तो नजर नहीं आ रहे। अगर आपको दिलचस्पी हो ट्रंक लिंक की ज्यादा डिटेल जानने के बारे में, तो कमांड है जी शो इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/1। ये नंबर मुझे कहां से पता लगा है? ऊपर से, ऊपर लिखा हुआ है, तो वहां से पता लगा ये ट्रंक है। ये कमांड कभी जिंदगी में इस्तेमाल किया आपने? की भी है। तो इससे आपको क्या नजर आता है? इंटरफेस का स्टेटस और भी फर्दर काफी सारी डिटेल्स नजर आती हैं। मैक भी पता लग जाता है, बैंडविड्थ कितनी है, डिले कितना है, वो सारी एमटीयू कितना है, वो सारी तफसीलात आपको इसी आउटपुट से पता लगती हैं। तो ये कमांड आपने पहले दी हुई है, आप लोग ये कह रहे हैं, तो अब ये नहीं देनी। इसके आगे अब आप लिखेंगे स्विच पोर्ट। ठीक है, इस कमांड के एंड पे क्या लिखना है? स्विच पोर्ट। और इसको एंटर करेंगे। अब ये फर्क हो गई ना पहले के मुकाबले में। एंटर करते हैं। इस आउटपुट की भी पहली 4-5 लाइनें हैं जो अभी आपसे ताल्लुक रखती हैं अभी के टॉपिक से। नाम फास्ट ईथरनेट 0/1 है, वो हमें पहले ही पता है। स्विच पोर्ट इनेबल्ड, भाई ये क्या बात हुई? इसका मतलब है अगर ये इनेबल्ड है तो डिसेबल्ड भी होता होगा। बिल्कुल ऐसा ही है। स्विच पोर्ट मींस नॉन राउटेड, और अगर हम इसको राउटेड बना देंगे तो स्विच पोर्ट का आगे स्टेटस क्या होना चाहिए? डिसेबल्ड। स्विच पोर्ट अगर डिसेबल्ड हो जाएगा तो ये नॉन राउटेड से राउटेड बन जाएगा। ठीक है जी। फिलहाल इट इज स्विच पोर्ट, जैसे कि मैंने आपको कहा था हर पोर्ट जो है वो स्विच पोर्ट होती है, तो यहां भी वही लिखा हुआ है। यहां अब आपको कल वाली जो लैंग्वेज थी वो लिखी हुई नजर आएगी। एडमिनिस्ट्रेटिव मोड डायनेमिक ऑटो, ऑपरेशनल मोड ट्रंक। टेबल जो कल बना था उसके मुताबिक ये एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रंक इनकैप्सुलेशन नेगोशिएट, ऑपरेशनल ट्रंक इनकैप्सुलेशन आईएसएल, नेगोशिएशन ऑफ ट्रंकिंग इट इज डीटीपी डायनामिक ट्रंकिंग प्रोटोकॉल। नेगोशिएशन ऑफ ट्रंकिंग ऑन का मतलब है डीटीपी इज ऑन, डायनामिक ट्रंकिंग प्रोटोकॉल जो है वो इनेबल है। तो ट्रंक से रिलेटेड ये आपकी सारी की सारी डिटेल्स थी, जिस तरह कल हमने लिखी थी उसी तरह से ये सारा कुछ यहाँ लिखा हुआ नजर आ रहा है। कल में अगर वो ना बताता, ठीक है जी, तो आज यहाँ पे मसला पड़ जाना था, फिर आपने फिर पूछना था ये एडमिनिस्ट्रेटिव क्या होता है, ये ऑपरेशनल क्या होता है। अब चूंकि आपको पहले ही पता था तो लिहाजा इसको देख के खुशी हुई होगी जी। नहीं जी, वो इसका ये कैप्स लॉक ऑन हो गया होगा, वो लिखना जरूरी नहीं है इस तरह से। ठीक है जी। तो यहां पे इस जगह पे यानी आप चलेंगे ऐसे कर लें 0/1 और कैप्स लॉक बंद कर लेते हैं। अब ये तो वो कमांड उसी तरह चलेगी। कमांड के जो कीवर्ड्स हैं वो केस सेंसिटिव नहीं होते। आर्गुमेंट जो आप लोग लिखते हैं वो केस सेंसिटिव होते हैं। यानी इनेबल पासवर्ड का ई अगर मैं कैपिटल लिख दूंगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो पासवर्ड अगर मैं लिखूंगा, जो मैं लिख रहा हूँ वहां मैं कैपिटल लिख रहा हूं या स्मॉल लेटर लिख रहा हूं, दैट मैटर्स, उससे फर्क पड़ता है। ओके जनाब, तो स्विच ए पे ये डिटेल्स नजर आ रही थी, और स्विच बी पे भी आप इसी तरह कमांड देंगे तो वहां की डिटेल जो है पूरा पूरा लिखा हुआ नजर आएगा। डायनामिक एडमिनिस्ट्रेटिव जो है वो डायनामिक डिजायरेबल है, और जो आपका ट्रंक एनकैप्सुलेशन है वो निगोशिएट है एडमिनिस्ट्रेटिव, और ऑपरेशनल जो है वो आईएसएल है। तो लिहाजा ये ट्रंक बना हुआ है। अच्छा, अब मैं कहता हूं ट्रंक बना रहे, डायनेमिकली बना रहे, लेकिन मैं इसके पैरामीटर्स बदलना चाह रहा हूं। आईएसएल बेहतर है कि .1q? .1q, इसमें कोई डाउट वाली बात ही नहीं है। प्रैक्टिकली इस्तेमाल ही .1q होता है। मैं अब सिर्फ अभी फिलहाल ये चाहता हूं कि स्विच ए का स्विच पोर्ट मोड डायनामिक ऑटो है ना, वो मैं डिजायरेबल कर दूं। इधर भी डिजायरेबल हो जाएगा और सामने तो ऑलरेडी डिजायरेबल है, इस पे ट्रंक बन जाता है। दोनों तरफ डिजायरेबल डिजायरेबल हो तो ट्रंक बन जाएगा। एक तो इसका मोड बदलना चाह रहा हूं, दूसरा मैं इसकी एनकैप्सुलेशन .1q करना चाह रहा हूं। ठीक है जी, दो ही चीजें होती हैं, ट्रंक एनकैप्सुलेशन और स्विच पोर्ट मोड। सवाल ये आप ऐसा क्यों चाहते हैं? सिर्फ इसलिए आपको कमांड दिखा सकूं, और तो कोई बहाना नहीं है मेरे पास। ये मैंने ये तो नहीं कह सकता हो जी मैं आपको कमांड बताऊं, तो वजह उसकी यही है कि आपको कमांड दिखानी है। ठीक है जी। बहरहाल दो चीजें हैं, स्विच पोर्ट का मोड और ट्रंक एनकैप्सुलेशन। तीसरी चीज कोई भी नहीं है यहाँ पे।
तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन का तरीका कुछ यूं है, इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/1 हम 3560 पे हैं, ठीक है जी। स्विच पोर्ट ट्रंक एनकैप्सुलेशन, तो जो बोल रहे हैं कमांड तो हमेशा वही होती है, स्विच पोर्ट। अच्छा ये कौन कॉन्फ़िगर कर रहा है? एडमिनिस्ट्रेटर। तो फिर ये एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रंक एनकैप्सुलेशन हुई ना। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रंक एनकैप्सुलेशन में कितनी ऑप्शंस आपके पास होनी चाहिए? 3। कौन कौन सी? ISL.1Q और निगोशिएट। क्वेश्चन मार्क करें कितनी है? 3 है। आपने क्या करनी है अब? .1Q इस स्विच पे। अच्छा ये पोर्ट बाउंस हुई है, शुक्र करें खुद हुई है। आपने अब प्रोफाइल ही बदल गया उस ट्रंक का। थोड़ी देर पहले ISL ट्रंक था, अब ये .1Q ट्रंक है। थोड़ी देर पहले ISL ट्रंक था, अब ये .1Q ट्रंक है। दूसरी साइड पे, अच्छा इस तरफ एडमिनिस्ट्रेटिव भी .1Q है और ऑपरेशनल भी .1Q है। ऑपोजिट साइड पे क्या होगा? नहीं, वहां का एडमिनिस्ट्रेटिव अभी भी निगोशिएट है और ऑपरेशनल वहां पे .1Q होगा। स्विच ए पे एडमिनिस्ट्रेटिव भी .1Q है, ऑपरेशनल भी .1Q है। स्विच बी पे एडमिनिस्ट्रेटिव निगोशिएट है, ऑपरेशनल .1Q है। अब हो गया है, क्या मुझे दोनों तरफ चेंज करने की जरूरत है? नहीं, हो गया, क्योंकि ऑपरेशनल का सेम होना जरूरी होता है और ऑपरेशनल एनकैप्सुलेशन दोनों की एक ही है, एंड दैट इज .1Q। ठीक है जी, तो ये ट्रंक अभी भी ठीक होगा। अच्छा एक काम और भी कर लें, स्विच पोर्ट मोड। भाई दो ही चीजें थी, ट्रंक एनकैप्सुलेशन की कमांड देख ली है ना, स्विच पोर्ट मोड की कमांड ये है। सिर्फ ये दिखाने के लिए मैं ये कर रहा हूं और अदरवाइज मुझे कोई तकलीफ नहीं हो रही थी कि मैं इसे बदल देता। ठीक है जी, तो स्विच पोर्ट मोड, यहां क्वेश्चन मार्क करूंगा तो आपको मल्टीपल ऑप्शन नजर आएंगी। फिलहाल उनमें से मतलब 5 हो सकती हैं ऑप्शन नजर आ जाए आपको, उनमें से 3 आपके अभी के टॉपिक से ताल्लुक रखती हैं, बाकी बाद में इस्तेमाल होंगी। यानी इसके आगे ऑप्शन होनी चाहिए ट्रंक, एक्सेस। अगर मैं एक्सेस लिखूंगा ये स्टैटिकली एक्सेस बन जाएगा, ट्रंक लिखूंगा ट्रंक बन जाएगा। ठीक है जी, डायनेमिक डिजायरेबल तो डायनामिक डिजायरेबल हो जाएगा, डायनामिक ऑटो वो ये पहले ही है। ठीक है जी, तो क्वेश्चन मार्क करें, 5 ऑप्शन नजर आ रही हैं, इनमें एक्सेस है, इनमें ट्रंक है, इनमें डायनामिक है। आप लिखेंगे डायनामिक, फिलहाल डायनामिक ऑटो है ना, इसके आगे क्वेश्चन मार्क करें कितनी ऑप्शन है? मैं कर देता हूं डिजायरेबल। दोनों तरफ स्विच पोर्ट मोड अब क्या है? डिजायरेबल डिजायरेबल। एक तरफ एडमिनिस्ट्रेटिव एनकैप्सुलेशन .1Q और ऑपरेशनल भी .1Q, दूसरी तरफ एडमिनिस्ट्रेटिव निगोशिएट और ऑपरेशनल .1Q। ये वेरीफाई किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। शो इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/1 स्विच पोर्ट एंटर करें तो आप ये ऑप्शन यहां पे देख लें, इट इज डायनामिक डिजायरेबल और ट्रंक। एडमिनिस्ट्रेटिव भी .1Q और ऑपरेशनल भी .1Q। जवाब साहब आप क्या करेंगे? स्विच बदलेंगे। तो स्विच बदलेंगे और वहां पे जाके हम देखेंगे कि वहां पे यानी स्विच बी पे शो इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/2 स्विच पोर्ट, यहां पे पहले ही डायनामिक डिजायरेबल था, ऑपरेशनल पहले भी ट्रंक था, अब भी ट्रंक है क्योंकि ट्रंक बनता है, हमारे टेबल में लिखा हुआ था। एडमिनिस्ट्रेटिव इज निगोशिएट, ऑपरेशनल इज .1Q। ये ट्रंक ठीक काम करेगा, बिल्कुल करेगा, क्योंकि एनकैप्सुलेशन मैटर करती है ऑपरेशनल वाली, दैट शुड बी सेम ऑन बोथ साइड्स, और वो दोनों तरफ सेम है। निगोशिएशन ऑफ ट्रंकिंग इज ऑन। आपको 2 कमांडें मैंने बतानी थी, पता लग गई है, स्विच पोर्ट ट्रंक एनकैप्सुलेशन और दूसरी स्विच पोर्ट मोड। अब उसमें क्या क्या ऑप्शंस होती हैं टेबल में लिखी हुई है सारी, और उसकी आउटपुट क्या आएगी वो भी लिखी हुई है। अब ये आप लोग जब भी लैब करेंगे, अभी करें जब भी करें, आप लोग इसको वेरीफाई कर लीजिएगा। कमांड तो और कोई है नहीं, कमांड के अंदर जो पैरामीटर्स हैं वो बदले जा सकते हैं, बदल के होता क्या है वो आपको ऑलरेडी पता है, कल के नोट्स में मौजूद है, वो आप वेरीफाई कर सकते हैं। मैंने कहा था मैं आपको ये सिखाऊंगा जो वो टेबल कवर नहीं कर रहा, जो उस टेबल में नहीं था, ट्रंक बनाने के लिहाज से। अच्छा ये जो अभी ट्रंक बना है, क्या ये बेस्ट प्रैक्टिस है? ट्रंक ऐसे बनना चाहिए? नहीं, बेस्ट प्रैक्टिस क्या है? स्टैटिकली ट्रंक बने।
बगैर डीटीपी। अगर आपने स्टैटिकली ट्रंक बनाना है तो आपको डीटीपी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर डीटीपी यूज होगा तो आपके रिसोर्सेज भी इस्तेमाल होंगे। तो अगर आप उसे बंद कर दें एक इंटरफेस के ऊपर तो आपके उस लिंक के रिसोर्सेज बच जाएंगे। तो डीटीपी को बंद हो जाना चाहिए अगर आपको नहीं चाहिए तो, ठीक है जी। तो हम अब क्या करने लगे, इसी ट्रंक लिंक को कन्वर्ट करने लगे हैं, इसी ट्रंक लिंक को कन्वर्ट करने लगे हैं किस पे, स्टैटिक ट्रंक के ऊपर, स्टैटिक के ऊपर, ठीक है जी। उसके लिए अगेन जवाद साहब को हम कहेंगे, एक मिनट रुक जो जवाद साहब, ये स्विच बेहतर है, इसी पे ट्राई कराता हूं आपको। यहां से शुरू कर लेते हैं, ठीक है। तो आपने यहां पे क्या करना है जी, स्टैटिकली ट्रंक बनाना है। उसके लिए हम जाते हैं इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/2 पे वापस। अच्छा जी, और स्टैटिक ट्रंक बनाने के लिए सबसे पहले तो आप लोगों ने कहा जी डीटीपी की हमें जरूरत नहीं है। कमांड है स्विच पोर्ट नो नेगोशिएट, ऊपर लिखा हुआ था नेगोशिएशन ऑफ ट्रंकिंग इज ऑन। इस कमांड से नेगोशिएशन ऑफ ट्रंकिंग ऑफ हो जाएगी, यानी डीटीपी बंद हो जाएगा। डीटीपी को बंद करने की कोशिश करते हैं, ट्राई टू डिसेबल डीटीपी, ठीक है जी, ट्राई टू डिसेबल डीटीपी या ट्राई टू डिसेबल नेगोशिएशन ऑफ ट्रंकिंग। ये जुमला बड़ा अहम है। ये कोशिश वाली क्या बात होती है? अगर आपको याद हो इस तरह का लफ्ज कभी पहले आपने किसी टास्क में पढ़ा है, ट्राई टू डू दिस? नहीं, वो साहब मुकड़ गया भाई, मैं कहा नहीं, कर लो जो करना है, ठीक है। वो 5 दिन वाली मनूस लैब ओएसपीएफ की जो थी, ठीक है जी, कितनी दफा बताऊंगा, आप देख ही क्यों नहीं लेते उसको एक दफा कि सही खत्म करें, कितनी दफा कराएं उसको, ठीक है जी। वो तो आप इम्तिहान में भी दे चुके हैं, ठीक है। तो वो जो 5 दिन वाली ओएसपीएफ की लैब थी, उसमें एक टास्क नंबर 6 था, जहां लिखा हुआ था ट्राई टू कॉन्फ़िगर एरिया 1 स्टब एंड नोट द रिमार्क। शायद याद आया हो, आपने कह दिया यस सर तो बड़ी बात है, ठीक है। ट्राई टू कॉन्फ़िगर एंड नोट, जब लिखा होता है ना ट्राई टू कॉन्फ़िगर, उसका मतलब होता है ये होना नहीं है। वो होना हो तो आप कहते हैं ये कर दो, हो जाता है। तो यहां मैंने कहा कोशिश करें डीटीपी को बंद करने की, तो इसका मतलब है ये नहीं बंद होगा। आप देखें, एंटर करें, वो कहता है कमांड रिजेक्टेड, भाग जाओ, नहीं करता। वजह भी बता दिया, उसकी मेहरबानी है। कहता है कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है नो नेगोशिएट में और डायनेमिक स्टेटस में। वो कहता है जी जब मैं आपका स्विच पोर्ट मोड देखता हूं तो वो आपने रखा हुआ है डायनेमिक डिजायरेबल, जो डीटीपी बेस्ड है, ठीक है, और आप उधर से डीटीपी बंद कर रहे हैं। तो ये कैसे हो सकता है कि बगैर डीटीपी चल नहीं रहा और आपका मोड जो है वो डायनामिक है? तो इसका मतलब है पहले क्या करना पड़ेगा, मोड को स्टैटिकली कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। तो चलें जी वो कॉन्फ़िगर करने की कोशिश कर लें, फिर से कोशिश, स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, ऐसे ही स्टैटिकली ट्रंक कॉन्फ़िगर होना चाहिए ना, ठीक है। तो इसकी भी आप कोशिश कर लें, कोशिश का मतलब ये होगा नहीं, ठीक है जी। एंटर करते हैं, कहता है फिर दौड़ जाओ, कमांड रिजेक्टेड। वजह कहता है एक ऐसा इंटरफेस जिसके एनकैप्सुलेशन ऑटो पे हो उसका मोड स्टैटिकली ट्रंक नहीं हो सकता। मोड ऑटो से मुराद निगोशिएट, ट्रंक एनकैप्सुलेशन एडमिनिस्ट्रेटिव क्या है स्विच बी पे। मैंने इसीलिए कहा था स्विच बी ही ठीक है, ए पे जाते जाते रुक गया था ना, क्योंकि मैंने यही देखा था कि ये जो मैं करना चाहता हूं वो स्विच बी पे ठीक से हो जाएगा, ठीक है जी। क्योंकि वहां दूसरी तरफ आपने निगोशिएट खत्म करके .1q मैनुअली कर दिया हुआ था, तो वहां पे आप ये कुछ नहीं देख सकते थे, तो यहां पे आप देख रहे हैं। तो वो आपको थ्योरी बता रहा है एक ऐसा इंटरफेस जिसका इनकैप्सुलेशन निगोशिएट हो यानी ऑटो पे हो, उसका मोड स्टैटिकली कॉन्फ़िगर नहीं हो सकता। तो इसका मतलब क्या है, सबसे पहले ट्रंक एनकैप्सुलेशन आप मैन्युअली कॉन्फ़िगर करेंगे जो भी करनी है। यानी इस टास्क में तरतीब मैटर करती है कि पहले क्या करना है बाद में क्या करना है। तो सबसे पहले स्विच पोर्ट ट्रंक एनकैप्सुलेशन .1q मैनुअली मैंने इसकी, अब इसकी एनकैप्सुलेशन ऑटो पे नहीं है। अब आप स्विच पोर्ट मोड ट्रंक करें, अब मैं कोशिश नहीं कह रहा, अब हो जाएगा, हो गया। अब आप स्विच पोर्ट नो नेगोशिएट करें, क्योंकि अब डीटीपी की इस इंटरफेस को जरूरत नहीं है। अच्छा, डीटीपी की जरूरत नहीं है लेकिन डीटीपी चल अभी भी रहा है, ये याद रखिएगा।
एंटर कर देते हैं, अब डीटीपी बंद हुआ है। यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज आपको बता दूं, वो जो टेबल आपका बना हुआ है ना, उसकी एक कंडीशन है, वो टेबल और जो उसकी आउटपुट है वो इस कंडीशन में बनी हुई है कि दोनों तरफ डीटीपी ऑन था। अगर दोनों तरफ डीटीपी ऑन हो तो वो आउटपुट आती है जो टेबल में थी। किसी एक तरफ भी डीटीपी अगर बंद हो जाए तो आप उस टेबल को फॉलो नहीं कर सकते। तो लिहाजा आप अब उस टेबल को भूल जाएं, टेबल की कहानी अलग हो चुकी है। टेबल के लिए दोनों तरफ डीटीपी का इनेबल होना जरूरी था, चाहे आपको याद है उसमें आप एक तरफ स्टैटिक करते हैं, दूसरी तरफ डायनामिक होता है, तो ट्रंक बन जाता है, ठीक है जी। लेकिन वो तब बन जाता है जब कम से कम डीटीपी आपने चलता हुआ छोड़ा हो, ठीक है जी। अब तो आपने छोड़ा ही नहीं है, आप वो टेबल साइड पे कर दें, और अब फिर आपको दोनों तरफ ये सेम कॉन्फ़िगरेशन जो है वो कॉन्फ़िगर करनी पड़ेगी। डू शो हिस्ट्री की कमांड दें, ये वो तरतीब से तीनों कमांडें, इन्हें कॉपी किया और पेस्ट कहां पे करना है, स्विच ए पे। स्विच ए पे हम कैसे जाएंगे, जवाद साहब केबल बदलेंगे, जवाद साहब ने केबल बदली, हम स्विच ए पे आए। यहां पे आपने ये कमांड जाके कहां देनी है, इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/1 पे पेस्ट किया इसको, तो ये जनाब अब आपका दोनों साइडों पे सेम कॉन्फ़िगरेशन, डीटीपी दोनों तरफ बंद है और आपने प्योर स्टैटिक ट्रंक बनाया विद .1 क्यू एनकैप्सुलेशन। वेरिफिकेशन इसकी अगेन वही है, शो इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/1 स्विच पोर्ट। तो अब आप यहां पे मेन फर्क ये है, नेगोशिएशन ऑफ ट्रंकिंग इज ऑफ। अच्छा, अब एडमिनिस्ट्रेटिव और ऑपरेशनल भी दोनों चीजें दोनों तरफ बिल्कुल सेम होंगी। ये ट्रंक बनाने का वो मेथड है जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है, प्रैक्टिकली यूज ये किया जाता है। अब इसमें आमने सामने सिस्को हो या सिस्को और नॉन सिस्को हो या दोनों तरफ नॉन सिस्को हो, दोनों सूरतों में ये टेक्निक जो है वो बेस्ट होती है जी। जी सब कुछ चला जाएगा, वहां चला जाएगा जहां तक सेव किया हुआ था, ठीक है जी। तो अब हम क्या करेंगे, इधर भी राइट कर देंगे और दूसरी तरफ भी जो है, दूसरी तरफ राइट करने के लिए हमें दूसरी तरफ जाना पड़ेगा और उसमें हमारी मदद करेंगे जवाद साहब, ठीक है जी। बात आहिस्ता आहिस्ता जवाद साहब की तरफ आ रही है, हम आहिस्ता आहिस्ता, बल्कि हम आ ही गए हैं उस टॉपिक पे जब हम जवाद साहब की जिंदगी आसान बनाने की बात करेंगे। आपकी जिंदगी आसान ही रहनी है, नहीं आसान ही रहेगी। उसकी वजह है, आपने अगर वो लैब एक्सेस की हमारी, कबल तो नौबत ही नहीं आनी, अगर आपने एक्सेस की, ठीक है जी, तो देखे ना जी, कुछ लोग क्लास में आ जाते हैं, उनकी मेहरबानी, कुछ लोग आते ही नहीं है, तो वो तो बिल्कुल ही नहीं बात कर सकते, उन्हें हूं हां भी नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल खामोश रहना चाहिए, समझ तो वो गए होंगे, ऐसे ही है ना जी। अंजुम हुसैन साहब, ठीक है, अंजुम हुसैन साहब को पता है कि उनको लगता है मुझे कुछ पता नहीं है। जब इनका एडमिशन भी नहीं ना हुआ था, मैं उस दिन से लेकर आज तक के इनका पूरा कच्चा झट्टा आपको सुना सकता हूं, कब आए कब नहीं आए। उन्होंने शुरू में जब आना था तो उन्होंने क्या कहा, ठीक है जी, उन्होंने पहले सुबह वाली क्लास में आना था, फिर इनके घर वालों ने इनको एक बात समझाई, क्या आप सुबह उठ नहीं सकते। इन्होंने मुझे बताया, उन्होंने कहा सर मुझे मेरे घर वालों ने कहा आप सुबह नहीं उठ सकते, तो लिहाजा आप दोपहर वाली क्लास में जाए। मैं उसी दिन समझ गया था ये भाई दोपहर को भी आ गया, कमाल हो जाएगा। और अंजुम साहब जो हैं, उनका मैं अब आपको एक और बात बताता हूं, बड़ी मजेदार, नहीं मैं बताता हूं ताकि उन्हें भी पता लग जाए मेरी आंखें बंद नहीं होती। मैं वैसे करता नहीं होता ये काम जो मैं अभी करने लगा, नहीं मैं बताता हूं, नहीं मैं एक बात और बताऊंगा। आप अगर इनसे आईपी एड्रेस की डेफिनेशन पूछे तो ये आपको बड़ी दिलचस्प डेफिनेशन सुनाएंगे। इन्होंने मिड टर्म के अंदर जो डेफिनेशन लिखी थी आईपी एड्रेसिंग की, वो मैं भूल ही नहीं सका, अंदाजा करें, ठीक है जी। मैं सुनाऊं नहीं आपको सुनाएंगे। मैंने आईपी एड्रेस पूछा, वो पता नहीं कौन से फिजिकल एड्रेसेस की कहानियां उन्होंने लिख दी वहां पे, फिजिकल एड्रेस ये होता है और वो होता है, तो बस आप अंदाजा लगा लें, अब करें हूं हाँ और अब नहीं करेंगे। तो लिहाजा जिस तरह मुझे इनकी एक एक चीज का पता है, मुझे आप सबकी एक एक बात का पता है, ठीक है जी।
तो देखें, मैं पिछले अब 15वां साल हो गया है ये मुझे काम करते हुए, मुझे एक एक बंदे की एक एक बात का पता होता है, ठीक है जी। तो ये मत समझें कि मैं आपको जानता नहीं हूं, मैं आपको आपसे ज्यादा जानता हूं। मुझे 6 महीने पहले, या यहाँ पे ऐसे लोग भी हैं जो कई कई सालों से वाबस्ता है, ठीक है जी। तो मुझे तब की बात भी याद है। तो ये काम हमारे लिए बड़ा जरूरी है, ठीक है। तो लिहाजा खामोशी इख्तियार करें। अच्छा जी, तो वैसे वो खुद हैरान हो रहा होगा ये क्या हो गया। तो बहरहाल कभी कभी आ जा करें क्लास में, ठीक है जी। बहुत छुट्टियां की, मेरा हाल है सबसे ज्यादा छुट्टियां इस भाई ने की होंगी, ठीक है जी। तो अच्छा जनाब, तो हम बात कर रहे थे स्विच ए और स्विच बी की। फ्रेश हो गए ना आप लोग। अच्छा जनाब, तो हम ये कह रहे थे जवाद साहब की जिंदगी को हम आसान बनाना चाह रहे हैं। आपके लिए आसानी इस तरह से है कि आपने जब उस रैक को एक्सेस करना है ना, तो आपको मिलने हैं दो दो स्विच। उन दोनों स्विच की काइंड ऑफ आप लोगों को लोकल एक्सेस ही मिल रही होगी। उन दोनों स्विचेस के लिए दो कंसोल केबल्स अलग अलग हैं, दो कंसोल केबल्स अलग अलग। लिहाजा कोई रिमोट एक्सेस या अलग से कोई टेलनेट की कहानी करने की आप लोगों को जरूरत नहीं पड़ेगी, जो मैं यहां पे करने लगूं। हम अब कुछ यूं करते हैं, चूंकि ये मल्टी लेयर स्विच है, तो हम इससे एक फायदा उठा सकते हैं। वो फायदा ये है कि स्विच ए और स्विच बी, ठीक है जी, कोई सी भी पोर्ट इस्तेमाल की जा सकती है। लेट से मैं इसकी आखिरी पोर्ट फास्ट ईथरनेट 0/20, इसकी कोई खास वजह नहीं है, ठीक है जी। और दूसरी तरफ इसकी फास्ट ईथरनेट 0/48, दोनों की आखिरी पोर्ट मैंने पिक कर ली है। 48 पोर्ट वाले की 48वीं और 24 वाले की 24वीं। इन दोनों पोर्ट्स पे मैं आईपी असाइन करना चाहता हूं। आईपी तो तभी असाइन होगा जब ये दोनों पोर्ट्स लेयर 3 पे जाएंगी, जब स्विच पोर्ट से राउटेड पोर्ट बनेंगी, स्विच पोर्ट से राउटेड पोर्ट बनेंगी, ठीक है जी। तो लिहाजा फिर इन पे आईपी एड्रेस असाइन होगा। अच्छा, उससे पहले हम एक काम ये कर लेते हैं कि इन दोनों पोर्ट्स को मैं कनेक्ट करने लगा हूं, एक तरफ की 48 और दूसरी तरफ की 24। ये जी मैंने केबल लगा दी है। लेकिन फिलहाल अगर ये लिंक अप होता है, जो कि हो गया है, ठीक है, ये लिंक अप होते ही ये भी ट्रंक बनेगा, ये भी ट्रंक बनेगा। और वही एक तरफ ऑटो एक तरफ डिजायरेबल के साथ 3550 डिजायरेबल 3560 ऑटो ट्रंक बन जाएगा, ठीक है जी। मुझे उससे भी कोई मसला नहीं है, लेकिन मैं इसको एज ट्रंक इस्तेमाल ही नहीं करना चाह रहा, ठीक है जी। मैं देना चाहता हूं दोनों तरफ आईपी एड्रेस। मैं एक लेयर 3 पे लिंक स्टैब्लिश, लेयर 3 कनेक्टिविटी करवाना चाह रहा हूं इन दोनों के दरमियान। अगर ऐसा हो गया तो मैं क्या फायदा उठा सकता हूं, एक से दूसरे को टेलनेट कर सकता हूं, तो मुझे बार बार केबल चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है जी। तो जरा कोशिश करते हैं एक दफा। इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/48, स्विच बी पे चूंकि 48 पोर्ट्स हैं, तो 48वीं पोर्ट में गया, आईपी एड्रेस 1.1.1.2। मैंने आईपी एड्रेस असाइन करने की कोशिश किया, वो कहता है ये आईपी एड्रेस क्या होता है, मुझे तो नहीं पता, ठीक है जी। तो इसके लिए अब क्या करना पड़ेगा, इसके लिए ये ऐसा इसलिए कह रहा है क्योंकि स्विच पोर्ट इज इनेबल्ड। तो स्विच पोर्ट बनाने की जो कमांड होती है ना, वो ये होती है, किसी भी पोर्ट पे अगर आप कमांड दे दें स्विच पोर्ट और एंटर लिख दें, तो वो पोर्ट स्विच पोर्ट बन जाती है। और अगर इससे इसका ये फीचर छीनना है, इसको डिसेबल करना है, तो क्या करना चाहिए, नो लिख देना चाहिए, नो स्विच पोर्ट। लो जी, ये पोर्ट लेयर 2 से तरक्की करके लेयर 3 पे आ गई है। प्रोफाइल चेंज हुआ है तो पोर्ट बाउंस हुई है, ठीक है जी। बाउंस का मतलब डाउन होके दोबारा से अप। ले जी, अब आप वही वाली कमांड, मैंने दोबारा टाइप भी नहीं किया, वही कमांड लिखी है, तो अब इस पे आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर हो गया। मैंने इसको आईपी दिया 1.1.1.2, और मैं ये चाहता हूं कि ये वाला आईपी आइंदा स्विच ए से टेलनेट बी हो जाए। तो टेलनेट के लिए क्या कराना पड़ता है, लाइन VTY 0 से 4, और अगर 15 तक है तो 0 to 15 लिख दें आप, तो 0 to 4, ठीक है जी। और नो लॉगिन, नो पासवर्ड, प्रिविलेज लेवल 15, प्रिविलेज लेवल 15, ठीक है जी। तो ये जनाब आपका इसका प्रिविलेज लेवल 15 करने से ये होगा, डायरेक्ट इनेबल मोड की एक्सेस मिलेगी और कोई आपसे यूजर नेम पासवर्ड वगैरह नहीं पूछा जाएगा, ठीक है जी। इसको राइट कर देते हैं, और अब हम स्विच बी से जा रहे हैं स्विच ए की तरफ, चले जाएं। तो ये जनाब आप स्विच ए पे आए। स्विच ए पे भी आपको यही करना पड़ेगा
इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/24, ठीक है जी, नो स्विच पोर्ट, आईपी एड्रेस 1.1.1.1, ठीक है जी, नो शट करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, इसकी भी लाइन VTY024 पे चले जाएं, इधर भी नो लॉगिन, नो पासवर्ड, ताकि अगर इसको भी किसी ने टेलनेट करना हो तो वो कर सके, ठीक है। उसके बाद प्रिविलेज लेवल उसको मिले सीधा सीधा 15, डू राइट कर देते हैं। अच्छा, कमांड देता हूं शो इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/24 स्विच पोर्ट। पहले जब लिखते थे तो स्विच पोर्ट इनेबल्ड लिखा होता था और उसकी डिटेल्स आ रही होती थी, वो सारी डिटेल्स स्विच पोर्ट्स की थी। अगर ये स्विच पोर्ट ही नहीं है तो अब बाकी कोई डिटेल नजर नहीं आएगी, ठीक है जी। अच्छा, अब एक और बात, इसमें पोर्ट को आपने लेयर 3 केपेबल बना दिया है, बट ये प्लेटफॉर्म अगर बात की जाए तो लेयर 3 केपेबल नहीं है, यानी ये आईपी की बेस पे फॉरवर्डिंग नहीं करा सकता। यानी इसकी किसी एक पोर्ट से पैकेट आए और इसने दूसरे को भेजना हो तो ये वो काम फिलहाल नहीं कर सकता, उसके लिए तो राउटिंग टेबल बनना चाहिए। आप फिलहाल शो आईपी राउट करें, राउटिंग टेबल जब ना बन रहा हो ना, तो जब मतलब राउटिंग टेबल खाली हो तो ऐसी आउटपुट नहीं आती। ये तो राउटिंग हो ही नहीं रही, खाली टेबल भी हो ना तो उसमें कोड लिखे होते हैं CSOR, ठीक है जी, ऐसा यहां कुछ नहीं है, ठीक है। ऐसी आउटपुट आपने तब देखी थी जब राउटर पे आपने नो आईपी राउटिंग किया था और डिफॉल्ट गेटवे दिया था, राउटर को एज एंड डिवाइस यूज किया था। यहां पे देखें, इसीलिए वो डिफॉल्ट गेटवे का जिक्र कर रहा है। अगर राउटिंग इनेबल होती तो फिर गेटवे नहीं डिफॉल्ट रूट होता है, गेटवे ऑफ लास्ट रिजॉर्ट होता है। तो राउटिंग कैसे इनेबल करेंगे? आईपी राउटिंग की कमांड से। अब आप जरा करें डू शो आईपी राउट, ठीक है जी, तो राउटिंग टेबल अब आपको बनता हुआ नजर आ रहा है। एक है डिवाइस पे लेयर 3 कैपेबिलिटी, लेयर 3 स्विचिंग इनेबल करना, एक है उसकी पोर्ट पे करना। पहले आपने सिर्फ पोर्ट की हद तक किया था, अब आपने ग्लोबली लेयर 3 का फीचर इनेबल कर दिया। अब ये लेयर 3 स्विचिंग करा सकता है, एक इंटरफेस से पैकेट आए और दूसरे किसी इंटरफेस पे भेजना है, ठीक है जी, तो उसके ऊपर ये फॉरवर्डिंग करा सकता है राउटिंग टेबल की वजह से। अच्छा जी, अभी क्या स्विचिंग करानी है उसने? पोर्ट ही एक है लेयर 3 पे, या तो मल्टीपल पोर्ट्स हो तो बात है ना, फिलहाल तो एक ही है। अच्छा जी, अब यहां से पिंग हो जाएगा स्विच बी, पिंग करते हैं 1.1.1.2, तो अगर पिंग हो जाता है पहला पैकेट ड्रॉप हो जाना चाहिए, ठीक है जी। पहला दो ड्रॉप हो गया, आपको कहा था ये भी कभी ना कभी आपको नजर आएगा, एक से ज्यादा भी ड्रॉप हो जाएंगे और कभी कभी पहला भी बच जाता है, ठीक है जी। तो बहरहाल आर्प ने चलना था, आईपी और मैक की बाइंडिंग करानी थी, वो हो गई, अब पिंग हो रहा है स्मूथली। तो फिर टेलनेट भी हो जाएगा। टेलनेट के लिए क्या करना पड़ता है? टेलनेट 1.1.1.2, तो स्विच ए से मैं बी पे आ चुका हूं। टेलनेट करने के लिए टेलनेट अगर साथ ना भी लिखा जाए तब भी टेलनेट हो जाता है, तब भी टेलनेट हो जाता है। एक और काम भी हम कर सकते हैं, आईपी डोमेन डैश लुकअप, ठीक है जी। ये काम आपने पहले कब किया था? जब डीएनएस कॉन्फ़िगर किया था, ठीक है जी। और ये वाली कमांड बाय डिफॉल्ट इनेबल्ड ही होती है, आईपी होस्ट, ठीक है जी। आप कहते हैं जी स्विच बी 1.1.1.2, ये मैंने क्या किया है? आईपी को स्विच बी के साथ बाइंड कर दिया है इस कीवर्ड के साथ। इसका फायदा क्या होगा? अगर मैं यहां पे सिर्फ स्विच बी लिख के एंटर कर दूं तो मैं ए से बी पे चला जाऊंगा। स्विच ए से बी पे जाना अब कितना आसान हो गया, बार बार मुझे जवाद साहब को अब कहना नहीं पड़ेगा, ठीक है जी। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम भी तो है, मेरी दो पोर्ट जाया हो गई हैं, एक स्विच ए की और एक स्विच बी की, जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ क्या करना है? टेलनेट कराना है। ये बच सकता है, ये दोनों पोर्ट्स बच भी सकती थी, और इसका जवाब सिर्फ आपके पास ही है। अगर आप कल आए हुए थे तो मैंने यही कोशिश की थी समझाने की आपको रिमोट एक्सेस सर्वर की जरूरत पड़ेगी। अगर आप रिमोट एक्सेस सर्वर यूज कर लेते हैं तो ये काम सिर्फ और सिर्फ कंसोल से हो जाएगा, आपको अपनी किसी इथरनेट पोर्ट को इसके लिए जाया करने की जरूरत नहीं है। तो बहरहाल अगर ना हो तो फिर तो करना पड़ेगा, फिर तो और कोई चॉइस नहीं है। तो लिहाजा इस तरीके से अब मैं दोनों स्विचेस को, अच्छा इसमें मैंने नया काम तो बहुत थोड़ा ही किया है। अब टेलनेट करना, आईपी देना, आईपी राउटिंग इनेबल करना, डिसेबल करना, ये तो पहले ही आपको आता है, ठीक है जी। ये जो डीएनएस वाली बाइंडिंग थी,
आखिरी दफा बताएं मैंने डीएनएस वाली बाइंडिंग आईपी होस्ट वाली कमांड आपको कब बताई थी? कल। शुक्र है भाई मान गए। अच्छा कुछ लोग इसमें भी हैरान हो रहे होंगे, कल कब हुआ था ये? रैश की कुल कॉन्फ़िगरेशन ही ये है। रिमोट एक्सेस सर्वर पे सिर्फ करना ही यही होता है आपने, आईपी होस्ट, ठीक है जी, वहां पे एक चीज एडिशनल थी, पोर्ट नंबर, ठीक है जी, बाकी कमांड यही होती है। तो इसका कल भी जिक्र हुआ है और कोर्स में पहले तो कई दफा आपने इंप्लीमेंट भी किया है। पहले वाला जो आपका लैब टेस्ट मंथली एक टेस्ट था उसमें भी किया था, उसके बाद भी रिपीट हुआ होगा, तो ये आप काफी दफा कर चुके हैं। अच्छा जी, तो मल्टी लेयर स्विच पे पोर्ट की कैपेबिलिटी कैसे चेंज होती है लेयर 2 से लेयर 3, वो भी देख लिया है। लेयर 3 से वापस लेयर 2 पे कैसे आएंगे? स्विच पोर्ट एंटर, तो दोबारा से वो स्विच पोर्ट बन जाएगी, और फिर जाहिर है आईपी एड्रेस उस पर नहीं चलेगा दोबारा, या वो एक्सेस पोर्ट बनेगी या ट्रंक पोर्ट बनेगी। अच्छा जी, ये ट्रंक और एक्सेस पोर्ट की टोटल कहानी इतनी है, थ्योरी हमने कल डिटेल से पढ़ ली थी, बाकी कॉन्फ़िगरेशन आपके सामने, इसके अलावा और कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं होती, इसी तरह ही कॉन्फ़िगर होता है। और वेरिफिकेशन की भी मैक्सिमम कमांड्स आपके साथ शेयर हो चुकी हैं। अब दो छोटे छोटे से टॉपिक्स हैं, ठीक है जी, उसके बाद आपकी मर्जी, ब्रेक करनी है या बिल्कुल ही ब्रेक करनी है। मैं आजकल कोशिश ये कर रहा हूं कि एक ही दफा मैंने जितना पढ़ाना है वो पढ़ा लिया करें, ठीक है जी, उसके बाद आपने जाना हो जाएं, यहां बैठ के लैब करनी है करें, मैंने आपकी ड्यूटी ये लगा दी है, अब आप जैसे मर्जी इसको करें। ये ट्रंक के जो कॉम्बिनेशंस हैं ये आप पैकेट ट्रेसर में भी ट्राई करें, ये वीडियो बन रही है, रियल में क्या हुआ है उसको कंपेयर करें वहां के साथ, कि कौन सी कमांड पैकेट ट्रेसर पे नहीं चलती और कौन सी चल रही है, कौन सी कमांड चल गई है लेकिन आउटपुट रियल वाली आ रही है, ये उससे मुख्तलिफ है। एक तो पैकेट ट्रेसर है आपके पास, दूसरा वेब आईओयू है। दोनों को इस्तेमाल करने के बाद फिर अपना फैसला कर लीजिएगा कि दोनों में से रियलिटी के ज्यादा करीब कौन है, ठीक है जी। तो बहरहाल दो प्लेटफॉर्म है, तीसरा रियल स्विचेस है, वो मंडे को उसकी एक्सेस आप लोगों को इंशाल्लाह मिलना शुरू हो जाएगी। अभी जनाब हमारे बाकी के जो टॉपिक्स हैं उनको एक ही दफा पढ़ते हैं, उसके बाद छुट्टी करनी हो आप छुट्टी करें, इधर बैठ के लैब प्रैक्टिस करनी है, दैट इज योर चॉइस। तो जनाब अगले टॉपिक पे आते हैं, इंतहाई मामूली और छोटे छोटे चंद मिनट के हैं, आपको पता नहीं 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, ठीक है जी, तो जब मिनटों में बात कर ले तो चंद मिनट क्या दें, मैंने ये थोड़ी का घंटे हैं, ठीक है जी। तो बहरहाल वाकई चंद मिनट ही हैं, ठीक है, 10 मिनट 15 मिनट, ठीक है जी। तो चले जी शुरू करते हैं अगला टॉपिक। अच्छा ये बिल्कुल थ्योरेटिकल है लेकिन ये एग्जाम्स में और अक्सर इंटरव्यूज में पूछ लिया जाता है, ठीक है जी, और कुछ हद तक ये दकियानूस किस्म का टॉपिक हो चुका है। उसकी वजह बताता हूं, ये एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है इसका, बहुत पुराने वक्तों से स्विचिंग जब भी पढ़ाई जानी शुरू करती है ना, किसी भी किताब में स्विचिंग अगर लिखी हो तो पहले 2-3 पेजेस के अंदर इन टर्म्स का जिक्र हो जाता है, लेकिन समझ कुछ नहीं आती पढ़ने वाले को, ये क्या कहने की कोशिश की जा रही है। और ये जो टॉपिक है ये आज से कई साल पहले बिहेवियर कुछ और था, आज चीजें बदल चुकी हैं। आज के दौर का बंदा जब इस टॉपिक को स्विचिंग पढ़ते हुए पढ़ना शुरू करता है तो वो कंफ्यूज हो जाता है कि ये तो बात समझ से ही बाहर है, ऐसा तो हो नहीं सकता, ठीक है जी। तो मैं आपके सामने रखता हूं और इसको आपको हजम कराने की कोशिश करता हूं कि पुराने वक्तों में और बात थी, आज ये इस तरह से इस्तेमाल हो सकता है, ठीक है जी। तो टर्म्स क्या है जी, जरा सुनते जाएं। ओएसआई मॉडल की आखिरी लेयर, या नहीं एक तरफ से पहली लेयर, एक्चुअल में नंबर के एतबार से फिजिकल लेयर लेयर नंबर 1 होती है, वो हार्डवेयर लेयर भी है, ऊपर से पैकेट आता है फिर फ्रेम बनता है और फिजिकल लेयर पे बिट्स बन जाती है 0110, और बिट्स ट्रांसमिट भी होती हैं और रिसीव भी होती हैं पिन्स पे, ये सामने पिने नजर आ रही हैं, क्रॉस ओवर है तो उस पे भी, स्ट्रेट थ्रू है तो उसमें भी ट्रांसमिट भी होंगी और बिट्स रिसीव भी होंगी। अच्छा इनको ट्रांसमिट करने के, रिसीव करने के, या किसी भी डेटा को ट्रांसमिट करने के या रिसीव करने के मुख्तलिफ तरीके हो सकते हैं। एक टर्म है कम्युनिकेशन मोड, उसको कहा जाता है कम्युनिकेशन मोड। अच्छा ये लफ्ज बहुत सारी जगहों पे इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन अभी मैं जिस हवाले से बात कर रहा हूं वो यूं समझ ले फिजिकल लेयर के एतबार से बात हो रही है, लेयर 1। इनकी बेसिक टाइप्स सिंप्लेक्स और डुप्लेक्स है।
डुप्लेक्स की आगे फर्दर दो टाइप्स हैं, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स। सिंप्लेक्स, डुप्लेक्स। डुप्लेक्स या तो हाफ डुप्लेक्स होता है या फुल डुप्लेक्स होता है। आसान सी मिसाल से आपको समझाता हूं, हमारे कंप्यूटर नेटवर्क, डेटा नेटवर्क में सिंप्लेक्स की कोई जगह नहीं है, यहां नहीं होता ये इस्तेमाल। अदरवाइज अगर आप देखें, सिंप्लेक्स एक ऐसी कम्युनिकेशन है जिसमें ट्रांसमीटर हमेशा ट्रांसमीटर रहेगा और रिसीवर हमेशा रिसीवर रहेगा, वो कभी ट्रांसमीटर नहीं बन सकता। रोल्स फिक्स हैं। अब आपको ये कहां नजर आता है, इस टेलीविजन का एक रिमोट कंट्रोल है और टेलीविजन, आप रिमोट से हमेशा सिग्नल ट्रांसमिट कर सकते हैं, रिसीव कुछ नहीं होना। टीवी ने वापस रिमोट को कुछ नहीं भेजना। एसी का रिमोट, आजकल पंखे भी ऐसे आ गए जो आप रिमोट कंट्रोल से मैनेज कर सकते हैं, वो सब सिंप्लेक्स है। यहां तक कि ये जो मैंने माइक्रोफोन में यूज कर रहा हूं, ठीक है जी, मेरी आवाज यहां से ट्रांसमिट होके उधर रिसीवर की तरफ जा रही है, ठीक है, वहां से वापस कुछ नहीं आ सकता। मेरी आवाज मैंने ट्रांसमिट करना, उसने रिसीव करना, इनके रोल्स बदल नहीं सकते। इट इज सिंप्लेक्स। जब डुप्लेक्स पे आ जाते हैं, हाफ डुप्लेक्स एंड फुल डुप्लेक्स, ये दोनों हमारे नेटवर्क में इस्तेमाल होते हैं। ये दोनों मोड्स एग्जिस्ट करते हैं नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन, डेटा नेटवर्क्स के अंदर। हाफ डुप्लेक्स की सबसे पहली मिसाल, हाफ डुप्लेक्स में एक यूजर के पास या एक डिवाइस के पास कैपेबिलिटीज दोनों होती हैं, आप ट्रांसमिट भी कर सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं, लेकिन इन दोनों कैपेबिलिटीज में से एक वक्त में आप किसी एक को यूज कर सकते हैं। यानी अगर मैं ट्रांसमिट कर रहा हूं ना, मैं उस वक्त रिसीव नहीं कर सकता, और अगर मैं रिसीव कर रहा हूं तो उस वक्त मैं ट्रांसमिट नहीं कर सकता। इसकी जनरली देखा जाए तो हमें मिसाल वॉकी टॉकीज के अंदर नजर आती है। पुलिस और आर्मी वाले जो वायरलेस सेट्स इस्तेमाल करते हैं वो हाफ डुप्लेक्स है। उसमें जब एक बंदे ने बोलना होता है तो वॉकी टॉकी के ऊपर एक बटन है जिसको वो दबाता है और उसके बाद वो बोलता है। बात मुकम्मल करने के बाद दूसरे को पता लग जाए कि बात मुकम्मल हो गई तो एंड पे ओवर बोला जाता है और फिर बटन रिलीज कर दिया जाता है। अब आप ट्रांसमिट नहीं करेंगे, अब आप वो डिवाइस अपनी रिसीविंग मोड में आ गई आफ्टर रिलीजिंग दैट बटन, ठीक है जी। और जब बिल्कुल ही उसमें कम्युनिकेशन खत्म करनी होती है तो ओवर एंड आउट कहा जाता है, ठीक है। तो बहरहाल जी वो एक मिसाल है हाफ डुप्लेक्स की, जिसमें आपके पास दोनों कैपेबिलिटीज होती हैं, बट एट ए टाइम आप दोनों में से किसी एक को इस्तेमाल कर सकते हैं। और फुल डुप्लेक्स क्या होगा, जिसमें एट ए टाइम आप दोनों काम कर सकते हैं, आप ट्रांसमिट भी कर सकते हैं और आप रिसीव भी कर सकते हैं। नॉर्मली आपके नेटवर्क के अंदर तमाम डिवाइसेस आज के दौर में फुल डुप्लेक्स ही होती है। आप एट ए टाइम ट्रांसमिट भी कर सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं। अगर कोई डिवाइस, कोई मेन डिवाइस, पॉपुलर डिवाइस अगर हाफ डुप्लेक्स है तो वो हब है। हब हाफ डुप्लेक्स है। हब से तो पहले मैंने आपको कहा था कि ना ही लें तो अच्छा है, सेकेंड हैंड स्विच ले लेना बेहतर है। हब की पहले ही बड़ी बुराइयां, उनमें आज एक और शामिल हो गई। हब है, एक वक्त में एक ही काम कर सकता है। जब वो रिसीव कर रहा होता है तो ट्रांसमिट ही करेगा, ट्रांसमिट कर रहा होगा तो रिसीव नहीं कर सकता, ठीक है जी। तो हब जो है वो हाफ डुप्लेक्स है, और बाकी आपके स्विचेस हो गए, राउटर हो गए, आपकी एंड डिवाइसेस होंगे, ये सब फुल डुप्लेक्स होती हैं। एट ए टाइम आप दोनों काम कर सकते हैं। ले जी, ये मैंने सिर्फ आपको एक बैकग्राउंड दिया है, असल टॉपिक की तरफ अब हम जाने लगे जो बताना था आपको, ठीक है जी। आप, मैंने कहा था ना, जब किताब खोलते हैं, स्विचिंग कहीं पढ़ना शुरू करते हैं तो पहले ही चंद सफहात में दो टर्म्स आपके सामने आती हैं और बार बार रिपीट हो रही होती हैं, और वो टर्म्स ये है, एक लफ्ज है ब्रॉडकास्ट डोमेन और एक लफ्ज है कुलियन डोमेन। ब्रॉडकास्ट डोमेन, कुलियन डोमेन, ये अक्सर एग्जाम्स में सिस्को, हुआवे, जुनिपर, जिस मर्जी का हो, सब में पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाता है इसके बारे में, ब्रॉडकास्ट डोमेन और कुलियन डोमेन। आपको एक डायग्राम बना के इसको एक्सप्लेन कर देता हूं, कोई मुश्किल चीज नहीं, आसानी से बात समझ आ जाएगी। ये क्या होता है जी, राउटर, इसके ये दो इंटरफेसेस, राउटर के दो इंटरफेसेस का मतलब दो डिफरेंट नेटवर्क्स। अच्छा जी, यहां मैं कहता हूं ये सिंबल याद है एरोज वाला, किसका होता है, हब का, ठीक है जी। इसके साथ यहां पे कुछ एंड डिवाइसेस भी आप
कनेक्ट करा दें। उसके बाद यहां पे आप एक स्विच लगाएं। प्रैक्टिकली ऐसी तस्वीर कभी भी नहीं बन सकती, बेवकूफी की इंतहा नहीं होगी अगर आप ये काम करेंगे। हब तो होने नहीं चाहिए, यहां पे स्विच ही होगा, ठीक है। लेकिन इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए यहां पे मैंने हब लगा दिया। अच्छा जी, दूसरी तरफ एक स्विच और ये चंद एक डिवाइसेस इसके साथ भी एंड यूजर्स या जो भी आपके एंड डिवाइसेस हैं वो आप कनेक्ट करेंगे। अच्छा जी, उसके बाद यहां पे मैं कुछ लाइंस ड्रॉ करता हूं। ये ले, एक बाउंड्री ये ड्रॉ कर दी है, दूसरी बाउंड्री ये है। दो नेटवर्क्स अभी तक हम इनको ये कह रहे हैं। सबसे पहले हम ब्रॉडकास्ट डोमेन को समझ लेते हैं वो क्या है। ब्रॉडकास्ट डोमेन इंतहाई आसान है समझने के लिए। आप एक डिवाइस, लेट से ये डिवाइस है जी, मार्क हो गई ये डिवाइस। ये डिवाइस जब ब्रॉडकास्ट करेगी, इसकी की हुई ब्रॉडकास्ट जहां जहां तक पहुंच जाएगी वो एक ब्रॉडकास्ट डोमेन कहलाएगी। सिंपल। इसकी की हुई ब्रॉडकास्ट जहां तक जाएगी वो ब्रॉडकास्ट डोमेन होगी। आप बताएं इसकी ब्रॉडकास्ट कहां तक जाएगी? सबके पास जाएगी, सबके पास, इस ग्रीन सर्कल में मौजूद हर डिवाइस के पास जाएगी। यहां जब राउटर के पास आएगी, राउटर अपने लिए इसे प्रोसेस करेगा, ठीक है जी। वो कहेगा भाई सबके लिए था तो मेरे लिए भी है, और मैं इसके लिए एक एंड डिवाइस के तौर पे हूं, लिहाजा मैं इसे पूरा डीकैप्सुलेट कर दूंगा। राउटर इसे पढ़ के टर्मिनेट कर देगा या आगे दूसरे नेटवर्क में राउटर जान दे देगा, लेकिन एक नेटवर्क की ब्रॉडकास्ट दूसरे में नहीं भेजता। तो इसका मतलब हुआ फिर ये ब्रॉडकास्ट डोमेन कहां तक है? ये ग्रीन सर्कल तक। और ब्लू सर्कल के अंदर अगर कोई ब्रॉडकास्ट करेगा तो वो ब्लू सर्कल के अंदर ही रहेगी। इस तस्वीर में ब्रॉडकास्ट डोमेन्स कितनी है? देयर आर 2 ब्रॉडकास्ट डोमेन्स। जनाब ये इम्तिहान का सवाल होता है, इस तरह की भयानक सी लंबी चौड़ी डायग्राम बनी होगी, नीचे एमसीक्यूज में पूछा होगा कि जनाब इसमें ब्रॉडकास्ट डोमेन्स कितनी है, या ब्रॉडकास्ट डोमेन्स कितनी है और कुलियन डोमेन्स कितनी है। नीचे 5-6 ऑप्शंस होंगी, उनमें से आपने सही ऑप्शन को सिलेक्ट करना होगा। इस तरह के सवाल सिस्को के इम्तिहानात में भी आते रहे हैं, हवावे में भी आ सकते हैं कहीं, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट सिर्फ सिस्को की हद तक नहीं है, ये जेनेरिक है, ठीक है जी। तो ये जनाब देयर आर 2 डिफरेंट ब्रॉडकास्ट डोमेन्स। आप कह सकते हैं कि ये कहा जा सकता है ना कि अगर दो नेटवर्क्स हैं, ठीक है जी, तो वो दो डिफरेंट ब्रॉडकास्ट, दो सबनेट्स हैं या 4 सबनेट्स हैं, तो हम कह सकते हैं 4 ब्रॉडकास्ट डोमेन्स होंगी। आमतौर पे ऐसा ही होता है, यानी नेटवर्क आईडी जितनी नजर आ रही होंगी वो एक ब्रॉडकास्ट डोमेन को रिप्रेजेंट कर रही होंगी। हर नेटवर्क एक ब्रॉडकास्ट डोमेन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। देखिए कॉन्सेप्ट पुराना ही था, नाम नया मिल गया आज उसको। एक नेटवर्क, दो नेटवर्क हैं, आपने खुद कहा था ना दो नेटवर्क है, तो आज हम कह रहे हैं ये दो ब्रॉडकास्ट डोमेन है। दुनिया में कोई ब्रॉडकास्ट डोमेन बड़ी भी होती है, कोई छोटी भी होती है। इस बात का क्या मतलब है? नेटवर्क बड़े भी होते हैं, छोटे भी होते हैं, क्लास ए के भी होते हैं, बी के भी होते हैं, सी के भी होते हैं और सबनेट भी होते हैं, ठीक है जी। तो ब्रॉडकास्ट डोमेन की साइज की बात हो रही होगी, ये एक बड़ी ब्रॉडकास्ट डोमेन है, ये एक छोटी ब्रॉडकास्ट डोमेन है, तो वो सुन के को सर पकड़ने की जरूरत नहीं, ओ ये तो हमें आता ही नहीं या ये हमने पढ़ा ही नहीं। नेटवर्क बड़ा भी होता है और छोटा भी होता है, सिर्फ लफ्ज मुख्तलिफ है, बात वही है। अब आ जाते हैं जी कुलियन डोमेन पे। कुलियन या कोलाइड करना किसको कहते हैं? टकराने को, टक्कर को, ठीक है जी, टकरा जाने को, ठीक है। टक्कर होने की कोई वजह होनी चाहिए, ऐसी दूसरी टक्कर हो जाती है तो आंखें बंद करके जा रहे हो, सोचे पैकेट आंखें बंद करके जा रहा है, ठीक है। तो टक्कर, असल सड़क पे टक्कर शक्कर किस तरह से हो सकती है, क्या पॉसिबिलिटी है? आपके केस में तो बहुत सारी रीजन हो सकती हैं। आम हालात में वन वे रोड है, एक यानी एक तरफ के लिए सड़क बनी हुई है और उस पर 2 वे ट्रैफिक शुरू हो जाए, आना भी शुरू हो जाए लोग, ठीक है जी, तो डेफिनेटली टक्कर होने के चांसेस बढ़ जाएंगे और टक्कर हो भी जाएगी, ठीक है जी। और अगर हर चीज में लूप बैक नहीं फिट हो सकता, ठीक है, तो अगर सड़कें ही दो, जाने वालों की अलहदा और आने वालों की अलहदा, तो हेड टू हेड कोलाइड कभी भी ये नहीं कर सकते, कुलियन नहीं होगी, ठीक है। ये जो कुलियन का कॉन्सेप्ट है ना, ये आज के दौर पे अप्लाई नहीं होता।
ये जब देखिए आज आपके पास आप वो वैन केबल V.35 केबल उठा लें, उसमें 60 पिने भी होती हैं, 26 पिने भी होती हैं, ठीक है। और आप ये अपनी इथरनेट केबल उठा लें, ठीक है जी, कैट 5, कैट 6, यूटीपी केबल, एसटीपी केबल, ठीक है, या स्ट्रेट थ्रू क्रॉस ओवर, इनमें 8-8 पिने हैं। मल्टीपल पिंस ट्रांसमिट के लिए अलहदा है और मल्टीपल रिसीव करने के लिए अलहदा है, यानी जाने का रास्ता अलहदा है और आने का अलहदा है। इनमें कैसे टक्कर हो सकती है? नहीं हो सकती। पुराने वक्त में, इससे पहले नेटवर्क के लिए जो केबल इस्तेमाल होती थी वो पता कौन सी थी? आपकी जानी पहचानी, आपकी देखी बाली घरों में केबल नेटवर्क के लिए जो कोएक्सियल केबल इस्तेमाल होती है, जिसको कोएक्स केबल भी कहते हैं, वो ब्लैक कलर की होती है आमतौर पे, कलर तो है डिफरेंट भी हो सकता है। उसके अंदर कॉपर वायर आपको पता है एक ही होती है सेंटर में, ठीक है। तो पहले वो, और इसके आगे बीएनसी कनेक्टर लगता है, ठीक है। आप में से जिन्होंने कनेक्टर खुद लगाया होगा उनको आइडिया होगा वो कनेक्टर कैसा है, ठीक है जी। तो बहरहाल वो उसमें एक ही आपके पास रास्ता है, वहीं से डेटा ने जाना भी है, वहीं से। जब जिस जमाने में वो इस्तेमाल होता था उस वक्त कुलियन होती थी। आज तो कुलियन का सवाल ही पैदा नहीं होता। आज ये वाली कुलियन नहीं हो सकती कि इधर से भी बिट जा रही थी और उधर से भी आ रही थी, टक्कर हो गई। अगर ऐसा हो रहा तो उधर पटाखे चल रहे होते इसमें केबल में, वो हो लगता कुलियन हो गई, ठीक है। वैसे जब ये होता भी था ना, जब ये था भी, तो कुलियन इस तरह से नहीं होती थी कि वो धमाके होना शुरू हो जाए, ठीक है। उसका भी कोई ना कोई बंदोबस्त था। अच्छा, वैसे अगर ऐसी सड़क हो जिसपे चांस हो इस तरह का और ट्रैफिक भी गुजारनी हो आपने, उसका उसको मैनेज किया जा सकता है, किया जा सकता है। नहीं, बाउंड्री भी नहीं लगानी, कुछ सार्जेंट खड़ा कर दें, तो एक बंदा है वो कह ले पहले तू चला जा, फिर जब रोड खाली हो तो फिर दूसरे को, अगर आपने ऑपोजिट साइड से गुजारना है तो फिर। तो सार्जेंट नाम की एक चीज मौजूद होती है जी, होती थी, अभी भी है, उसको कहते हैं, नहीं जी, CSMACD, कैरियर सेंस मल्टीपल। तुम उस जमाने के हो, तुम्हें पता है कितनी पुरानी बात है, ठीक है जी। कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस कुलियन डिटेक्ट, कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस कुलियन डिटेक्ट, इट्स अ प्रोटोकॉल। इसका काम पता क्या होता था? ये चेक करता रहता था जो मीडियम है वो क्लियर है कि नहीं है, यानी एक बिट आ गई है जाने के लिए मीडियम को, सड़क पे जाने के लिए, ठीक है जी, उस कुलियन डोमेन पे जाने के लिए, ठीक है। तो ट्रैफिक आ चुकी है, वो देखता है मीडियम क्लियर है या नहीं। ऑलरेडी अगर कोई बिट उस मीडियम से गुजर रही है तो ये रोक लेता था। जब मीडियम क्लियर होता था तो तब ये फॉरवर्ड होने देता था, ठीक है जी। तो कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस कुलियन डिटेक्ट, ठीक है जी। अच्छा, आज के दौर में भी कुलियन हो सकती है, आज के दौर में भी कुलियन, लेकिन आज की कुलियन की डेफिनेशन बदल चुकी है। आज की कुलियन की डेफिनेशन बदल चुकी है। आज की कुलियन की डेफिनेशन सुन लें, वो क्या है? हब होता है हाफ डुप्लेक्स, या कोई भी डिवाइस जो हाफ डुप्लेक्स है, वो क्या करती है? वो एक वक्त में, हालांकि सड़कें दो हैं उसके पास, लेकिन वो एक उसकी कैपेबिलिटी है कि वो एक वक्त में एक काम कर सकती है। ट्रांसमिट करते हुए रिसीव नहीं करेगी, रिसीव करते हुए ट्रांसमिट नहीं करती। वो हाफ डुप्लेक्स यही होता है, हब उसकी मिसाल है। लेट से हब है या कोई भी ऐसी डिवाइस है जिसपे हाफ डुप्लेक्स कॉन्फ़िगर हुआ हुआ है। आप डेटा ट्रांसमिट कर रहे थे, सामने वाला हाफ डुप्लेक्स नहीं है, वो फुल डुप्लेक्स है, ठीक है जी। सामने वाले ने बिट्स फॉरवर्ड कर दी आपकी तरफ, आप ट्रांसमिट कर रहे थे, उसी वक्त आपके पास कुछ रिसीव होने के लिए आ गया, प्रोसेस तो आप उसे करेंगे नहीं आप, लेकिन एक काउंटर होता है जिसे आप गिनते जाएंगे। जब जब ट्रांसमिट करते हुए आपको कुछ रिसीव करना पड़ेगा ना, तो आप कहेंगे कुलियन हो गई है। हालांकि कोई कुलियन हुई नहीं है, दो पैकेटों की आपस में टक्कर नहीं हुई। कुलियन आज किसको कहा जा रहा है? आप एक काम करने में मसरूफ हैं, दूसरा बंदा आके आपकी डोरबेल बजाई जा रहा है, सुन तो आप उसकी भी नहीं रहे, लेकिन आप गिनते जा रहे हैं। मैं काम कर रहा था, एक दफा बेल बजी, मैं काम कर रहा था, दूसरी दफा बेल बजी, तीसरी दफा, आप कहेंगे 3 दफा कुलियन हो गई है। आज की कुलियन ये है, आज की कुलियन ये है। आज एक रास्ते पे दो बिट्स आपस में कभी टकराती नहीं है, ये टक्कर आज हो ही नहीं सकती, ठीक है जी।
आज की कुलियन की डेफिनेशन जितनी बच गई है वो इतनी है, लेकिन आप सोचें अगर सारी डिवाइसेस ही फुल डुप्लेक्स हो जाएं तो फिर तो किसी भी डेफिनेशन कुलियन की कोई डेफिनेशन भी अप्लाई नहीं हो सकती। परेशान बंदा ये होता है जब वो पहले ये सारे कॉन्सेप्ट पढ़ चुका होता है, केबलिंग सीख चुका होता है, साथ उसे बताया जा रहा होता है पैकेटों की टक्कर हो जाएगी आपस में बिट्स की, वो कहता है ये कैसे हो सकता है, रास्ते ये लेते हैं, ठीक है, तो फिर काम खराब होता है। तो ये आपने जरा कॉन्सेप्ट अपना क्लियर रखना है। अच्छा जी, जरा कुलियन डोमेन्स को काउंट करने का तरीका आपको बताता हूं। ये जो हब है ना जी, हब को कहा जाता है, हब एक सिंगल कुलियन डोमेन है। ये बात आपको मैंने पहले भी समझाने की कोशिश की थी। हब का मैंने कहा था सर्किट क्या होता है, सीधी तार, सिंपल कॉपर केबल है एक, ठीक है, कोई इंटेलिजेंस नहीं है, वो अपनी पोर्ट्स को अलग-अलग आइसोलेट भी नहीं कर सकता। हब एक सिंगल तार है, तो इसको जरा मुहज्जब अल्फाज में आप यूं कह देंगे एक सिंगल कुलियन डोमेन है। हब एक सिंगल कुलियन डोमेन है। क्या स्विच भी एक सिंगल तार है? नहीं, स्विच की तो हर पोर्ट के ऊपर अपना प्रोसेसर भी लगा हुआ है, जिसको एसिक कहते हैं, याद है, एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्किट। पहली दफा बोल रहा हूं ना आपकी क्लास में, कि पहले बोला हुआ है? बोला हुआ है कब? पहली दफा बोला है? फिर उस दिन आप नहीं आए, आप तो आए ही नहीं ना, आप तो यकीनन कह सकते हैं, ठीक है। तो एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्किट, ये वो दिन था जिस दिन आपने सेफ पढ़ा था, वो भी याद है कि नहीं? ठीक है जी, कंट्रोल प्लेन, डेटा प्लेन, ठीक है जी, वो वाला लेक्चर। तो उस दिन आपको बताया था, वो मैंने मिसाल दी थी कि वो ट्रेवलेटर्स लगे होते हैं, एस्केलेटर्स लगे होते हैं, एक वॉकिंग होता है, ठीक है जी। तो हाँ जी, दुबई वाली और यहाँ कराची एयरपोर्ट वाली एग्जांपल, ठीक है जी। बहरहाल यहाँ पे जो है वो स्विच की तो हर पोर्ट का खाता ही अलग है, स्विच की हर पोर्ट एक अलग कुलियन डोमेन है, स्विच एक तार नहीं है, स्विच की हर पोर्ट एक अलग कुलियन डोमेन है। इस बात का मतलब समझ लें, ये वाली पोर्ट है ना स्विच की, ये वाली जिसके साथ आगे डिवाइस कनेक्ट की हुई है, गौर करें इस पे जो बिट्स आएंगी या तो वो इस यूजर के लिए होंगी या वो इसने भेजी होंगी। किसी और की कोई चीज इधर हो सकती है? नहीं, या तो इसके लिए आ रही होगी या ये किसी और को भेज रहा होगा। लेकिन यहां क्या सूरत हाल है हब वाले केस में, सबका सब कुछ ही आ रहा होगा और सब कुछ ही जा रहा होगा, एक ही सड़क हुई ना। अच्छा, कभी कभी आपका दिल चाह रहा होता है, रश में जा रहे हो ना, तो आप सोचते हैं काश ऑफिस से घर तक मेरी सड़क ही अपनी होती, मैं 2 मिनट में पहुंच जाता। तो ये वो कहानी है, स्विच में सड़क ही अलग अलग है हर एक के लिए, ठीक है जी। यानी 24 पोर्ट्स हैं तो 24 सड़कें बनी हुई हैं, ठीक है। तो स्विच की 24 कुलियन, 24 पोर्ट वाले स्विच का मतलब है देयर आर 24 कुलियन डोमेन, और एक हब का मतलब है एक सिंगल कुलियन डोमेन। अब आपने गिनना है, मैं गिनवाता हूं। इस तस्वीर में ब्रॉडकास्ट डोमेन्स तो है 2, इसमें कुलियन डोमेन्स कितनी है देखें, एक, राइट साइड से शुरू करते हैं, 1 2 3 4, 4 ये हो गई, 1 2 3, अब तवज्जो से, ये सारी की सारी एक कुलियन डोमेन है, ये सारी की सारी इस तरह थोड़ी गिनेंगे आप भाई, स्विच की वो पोर्ट और वो हब एक ही कुलियन डोमेन में है, ये दो अलग अलग कुलियन डोमेन नहीं है। उस सड़क को जोड़ दिया ना आपने इसके साथ, अब वो जो हब के पास, अब सारा काम खराब होगा, यहां बेरा गर्क होगा, बड़ी टकरे होंगी हब की वजह से। इसलिए तो कहा था पागल ही होंगे अगर यहां पे हब लगाएंगे, लेकिन मैं ना लगाता तो आपको बताता कैसे, काम खराब हो जाएगा यहां पे, तो इसलिए नहीं लगाना चाहिए आपको। किसने कहा आप हब लगाएं, ठीक है जी। तो हब कहीं भी लगाना हो ना तो बहुत सोच समझ के लगाना चाहिए। आमतौर पे जब पैसे बच रहे हो, गुजारा हो रहा हो, आप कहते हैं लगा दो कुछ नहीं होता। अक्सर नेटवर्क ऐसे होते हैं जो इतने, जहां पे सिक्योरिटी इश्यूज नहीं है, सिक्योरिटी का मसला नहीं है, परफॉर्मेंस नहीं चाहिए, वहां पे चल जाता काम। लेकिन जहां पे इन चीजों से काम खराब होता हो वहां पे फिर नहीं करना चाहिए, ठीक है जी। तो यहां पे टोटल फिर कुलियन डोमेन्स कितनी है? 8। देयर आर टोटल 8 कुलियन डोमेन्स एंड 2 ब्रॉडकास्ट डोमेन्स।
आप इसको जाके अगर गूगल पे भी सर्च करें ना, एग्जाम क्वेश्चन, आपको सीसीएनए सीसीएनपी में आने वाला जो इम्तिहान का सवाल है ना इससे रिलेटेड, वो भी मिल जाएगा। अदरवाइज मुझे पता है वैसे मेरे पे भरोसा कर लेते हैं और वक्त आपके पास होता नहीं, आपने कौन सा देख लेना इसको। चले बहरहाल जितना मैंने बताना था इस हवाले से वो बता दिए। इसकी कोई लैब शैब नहीं है, ये एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, ठीक है जी। ये सिर्फ इम्तिहान के सवाल का जवाब देने के लिए, या अगर कोई इंटरव्यू में कोई पूछ लेता है तो उसको बताने के हवाले से मैंने गाइड कर दी है। आज के दिन का आखिरी टॉपिक, तशरीफ रखें, इसकी लैब भी है और ये टॉपिक बड़ा अहम है, ठीक है जी, लेकिन है चंद मिनट्स का। मैंने आपको पहले ही कहा था चंद मिनट जो है 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, ठीक है। आखिरी टॉपिक ये है कि लेट से ये 24 पोर्ट्स वाला स्विच है आपके पास, 24 पोर्ट्स हैं इस पे। जाहिर है इसके साथ फिर बहुत सारी, यानी 24 है तो 24 डिवाइसेस तो कनेक्ट हो ही सकती हैं, बिल्कुल हो सकती हैं। हर पोर्ट के साथ कोई अलग डिवाइस, कहीं लैपटॉप, कहीं डेस्कटॉप, कहीं सर्वर, कहीं राउटर, कहीं वायरलेस एक्सेस पॉइंट, ठीक है, कहीं बायोमेट्रिक सिस्टम, कहीं डीएचसीपी सर्वर, कहीं टीएफटीपी सर्वर, कहीं एफटीपी सर्वर, कहीं एचटीटीपी सर्वर। हो सकता है ना ये सब कुछ, बिल्कुल हो सकता है, वो लगा होगा इसके साथ। आप यहां हैं यानी कि एडमिनिस्ट्रेटर, भाई आप भी कहीं ना कहीं तो कनेक्टेड होते हैं ना, जिस तरह मैं भी तो कनेक्टेड हूं स्विच की एक पोर्ट के साथ, बिल्कुल। तो इस तरह एडमिनिस्ट्रेटर स्विच की किसी एक पोर्ट के साथ ही आप बैठे हुए, और आप अब ये चाहते हैं कि जिस स्विच की जिस मर्जी पोर्ट पे आपका दिल चाहे, आप चाहते हैं इस वाली पोर्ट पे ट्रांसमिट होने वाले या रिसीव होने वाले, या दोनों, ट्रांसमिट एंड रिसीव, दोनों ट्रैफिक आप मॉनिटर कर सके, कौन सा पैकेट जा रहा है, कौन सा पैकेट आ रहा है, एनालाइज कर सके उसको। अच्छा ये डीएचसीपी का फलां पैकेट गया था, ये टीएफटीपी की रिक्वेस्ट गई थी, यहां डीटीपी चल रहा है, ठीक है। मैक एड्रेस क्या है इसके अंदर, आप पैकेट को एनालाइज करना चाह रहे हैं। फिर आप कहेंगे मेरा दिल चाह रहा है मैं इसको भी एनालाइज कर सकूं, इसको भी एनालाइज कर सकूं, इसको भी एनालाइज कर सकूं, अपने सिस्टम पे बैठे बैठे, यानी कि आप पैकेट्स को एनालाइज करना चाहते। पैकेट एनालाइज करने के लिए रियल टाइम वेरिफिकेशन की अगर हम बात करें तो स्विच के अंदर भी डिबगिंग की ऑप्शन होती है, लेकिन उसमें आप इतने ज्यादा पैकेट को डिटेल से नहीं देख सकते, बहुत ज्यादा डिटेल नहीं होती उसके अंदर, और डीपली जाके आप मॉनिटर नहीं कर सकते। उसके लिए अलग से टूल्स बने हुए, और एक दुनिया का इस वक्त सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला, क्योंकि वो फ्री है, वायर शार्क। जिंदगी में कभी वायर शार्क आपने अपने लैपटॉप पे चलाया? आप सबके लैपटॉप पे अगर GNS3 है तो वायर शार्क भी है, क्योंकि जब आप GNS3 इंस्टॉल करते हैं तो साथ में वायर शार्क भी इंस्टॉल हो जाता है। और अगर आप चाहें कि आप GNS3 में वायर शार्क को इस्तेमाल करें, तो जब आप लैब डायग्राम बनाते हैं ना, लेट से ये सीरियल 2/0 है, इस पे आप राइट क्लिक करें तो ऑप्शन आती है कैप्चर। कैप्चर पे जब आप क्लिक करेंगे तो वायर शार्क ओपन हो जाएगा, और फिर आप उस पोर्ट से आने जाने वाले पैकेट्स को एनालाइज कर सकते हैं, उसको डिटेल से देख, यहां तक कि फिल्टर्स अप्लाई कर सकते हैं। भाई डीएचसीपी से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन है तो वो निकल आए, ठीक है जी। एफटीपी रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है वो सामने आ जाए, ठीक है। तो हर लेयर के लिहाज से उस पैकेट के अंदर क्या कुछ, आप पूरा पैकेट खोल के देख सकते हैं। पासवर्ड भी निकल आएंगे, पासवर्ड भी निकल आएंगे अगर क्लियर टेक्स्ट में होए तो, अदरवाइज नजर जरूर आएगा लेकिन वो हैश वैल्यूज होंगी, ठीक है। तो बहरहाल वायर शार्क जो है वो ऑलरेडी, आप वायर शार्क एक सबसे कॉमनली इस्तेमाल होने वाली वर्ल्ड वाइड एक एप्लीकेशन है, और आप सबके पास जो पहले से ही है लैपटॉप के अंदर। मैं चाहता हूं नहीं मैं अपने लैपटॉप पे वायर शार्क चलाऊं और अपने नेटवर्क की किसी भी डिवाइस की तरफ जाने वाले पैकेट्स को यहां एनालाइज कर लूं। मसला ये है वो पैकेट स्विच की इस पोर्ट से इधर जा रहा है और उधर से इधर आ रहा है, आपके पास थोड़ी आ रहा है, आपके पास तो नहीं ना आ रहा जो आप उसको एनालाइज कर लेंगे। आप स्विच की किसी और पोर्ट के साथ हैं, वो पैकेट किसी और पोर्ट के ऊपर जा रहा है और आ रहा है। एक हाल फिर ये समझ आता है इस तार का छिलका उतारें, वायर टैप कर लें, कुंडा वायर टैपिंग कर, आपको पता है ना वायर टैपिंग या कॉल टैपिंग इसी चीज का नाम है। फिर एक एक पे जाके वायर टैपिंग करेंगे, पता लगे नेटवर्क की सारी तारें छील के रख दी आपने, जगह जगह से टुक लगे हुए, ठीक है। ये तरीका तो ठीक नहीं है, कोई तो मुहज्जब तरीका होगा इसका, तो तरीकाकार मौजूद है।
इसके लिए सिस्को में जो कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होता है उसको कहते हैं SPAN, इसको स्पैन बोला जाता है, स्विच पोर्ट एनालाइजर, स्विच पोर्ट एनालाइजर, स्विच पोर्ट एनालाइजर। इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, कोई मुश्किल चीज नहीं है। पता ये करता क्या है? इसमें दो चीजें होती हैं, सोर्स पोर्ट और डेस्टिनेशन पोर्ट, सोर्स पोर्ट और डेस्टिनेशन पोर्ट। सोर्स पोर्ट वो होती है जिस पे आने जाने वाले पैकेट्स को आपने एनालाइज करना है, और डेस्टिनेशन पोर्ट वो होती है जिस पे आप उनको मिरर करना चाह रहे हैं, डुप्लीकेट करना चाह रहे हैं। मैं कहता हूं जी इस पोर्ट से जितने भी आने जाने वाले पैकेट है ना, वो उनकी एक कॉपी इधर भी चली जाए। जब ये कोई पोर्ट पैकेट रिसीव करे तो उसकी एक कॉपी इस पोर्ट पे भी चली जाए। जब इस पोर्ट से कोई पैकेट ट्रांसमिट हो उसकी भी एक कॉपी इस पोर्ट पे आ जाए, उसका रेप्लिका, उसका एक मिरर इमेज डुप्लीकेट होकर उसकी कॉपी यहां भी चली जाए। तो इसका मतलब है इस पोर्ट पे जो भी जाएगा, जो भी आएगा, वो इस वाली पोर्ट के ऊपर भी रेप्लिकेट हो रहा होगा, और आप आराम से वाई शार्क पे उसको बैठ के देख सकते हैं। क्या अच्छा, ये पोर्ट सोर्स और ये पोर्ट आपकी, इसमें याद रखिएगा एट ए टाइम मल्टीपल सोर्स और मल्टीपल डेस्टिनेशन पोर्ट्स हो सकती हैं। आमतौर पे सोर्स पोर्ट्स जो है वो मल्टीपल होती हैं, डेस्टिनेशन एक ही होती है, ठीक है जी। बट मल्टीपल करना चाहें आप कहेंगे दो जगहों पे करना है तो अभी किया जा सकता है, ठीक है जी। अब ये करना कैसे है, सोर्स पोर्ट कैसे डिफाइन होती है और डेस्टिनेशन पोर्ट कैसे डिफाइन होती है वो आपको दिखा देता हूं। स्विच तो हमने एक्सेस किया ही हुआ है। ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में आए, कमांड है किसकी, स्पैन की, स्विच पोर्ट एनालाइजर की। मॉनिटर सेशन, आप 66 सेशंस बना सकते हैं एक स्विच पे। मल्टीपल सेशन पता क्यों बनते हैं? मल्टीपल सेशन बनते हैं, एक सेशन में मल्टीपल सोर्स और मल्टीपल या सिंगल डेस्टिनेशन पोर्ट हो सकती है। यानी आपने सेशन 1 में कहा जी पहली 5 पोर्ट सोर्स होंगी और छठी डेस्टिनेशन होगी। सेशन 2 में आप कहते हैं जी अगली 10 पोर्ट सोर्स और अगली एक पोर्ट जो है वो डेस्टिनेशन होगी। तो हर सेशन के अंदर अलग अलग सोर्स और अलग अलग डेस्टिनेशन पोर्ट्स हो सकती हैं। आमतौर पे मल्टीपल सेशन भी बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, एक ही सेशन काफी होता है। सेशन की पहचान उसका नंबर होता है, हम कहते हैं 1। तो मॉनिटर सेशन 1, सबसे पहली चीज सोर्स इंटरफेस। अगर तो एक है तो यूं लिखेंगे फास्ट ईथरनेट 0/ मैं कहता हूं लेट से 3। इससे क्या होगा, अगर मैं एंटर कर दूं कमांड एंटर हो जाएगी। इस पे ट्रांसमिट और रिसीव होने वाली पोर्ट्स जो है ना उनकी कॉपी अब बनना शुरू हो जाएगी। उसको ये पकड़ना, मॉनिटर करना शुरू कर देगा, लेकिन उसको फेंकना कहां पे है वो तो बताया नहीं है, वो अलग से बताना पड़ेगा। अच्छा, इसके अगर आप कहते हैं नहीं सर मेरी पोर्ट्स मल्टीपल हैं, तो क्या हर पोर्ट के लिए अलग कमांड देंगे? नहीं, मैं कहता हूं लेट से 3 से 8 तक, तो आप यूं लिखेंगे -8, एंटर कर दें। इससे क्या होगा, मॉड्यूल 0 की 3 से 8। अच्छा, अब आप कहते हैं नहीं 3 से 8 और 11 से 14, इसी के आगे अब क्वेश्चन में आप ये डालेंगे कॉमा, फिर लिखेंगे फास्ट ईथरनेट 0/ लेट से 11 से 14 कर दें। अब जब मैं एंटर करूंगा तो कितनी पोर्ट्स को आप अब मॉनिटर कर रहे हैं? इन तमाम को, 3 से 8 को और 11 से 14 को। वैसे ये ऑप्शन हमारे पास होनी नहीं चाहिए कि आपने अगर कोई कह नहीं बस सिर्फ रिसीव होने वाले पैकेट्स पे नजर रखना या सिर्फ ट्रांसमिट होने वाले पे या दोनों पे नजर रखना, कोई ऐसा कंट्रोल होना चाहिए ना हमारे पास। क्वेश्चन मार्क करें, है ऐसा कंट्रोल? ठीक है जी, रिसीव होने वाली ट्रैफिक, ट्रांसमिट होने वाली ट्रैफिक और दोनों, ठीक है जी। अगर मैं एंटर भी कर दूं तो ये बोथ ही होता है, ठीक है जी। आप ऐसे लिखना चाहें बोथ तो बोथ कर दें, कोई एक चीज करनी है तो एक चीज कर लें, दैट इज अप टू यू, ठीक है जी। एंटर कर देता हूं, अभी आधा काम हुआ है, अब डेस्टिनेशन बता देते हैं, ठीक है जी। उसके लिए फिर से मॉनिटर सेशन, दिस नंबर शुड बी सेम फॉर सोर्स एंड डेस्टिनेशन, ठीक है जी। तो यहां पे सेशन 1 में आप कहेंगे डेस्टिनेशन इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/21 कर दें।
ये भी मल्टीपल हो सकती है उसी तरह डैश डाल के, लेकिन नॉर्मली एक ही होगी। इसका क्या नतीजा निकलेगा, उन तमाम पोर्ट्स पे आने जाने वाले पैकेट्स इस पे रेप्लिकेट हो जाएंगे। आपको कुंडा डालने की कोई जरूरत नहीं है, तारे छीलने की कोई जरूरत नहीं है, वहां पे अपना लैपटॉप लगाएं, वायरशार्क चलाएं, हर तरफ के आने जाने वाले पैकेट नजर आना। पैकेट पे जाना कैसे जाएगा, कौन सा किसका था और किसका नहीं था, हर एक का अपना सोर्स और डेस्टिनेशन आईपी भी होता है और मैक भी होता है। तो दोनों चीजों की बेस पे आप पैकेट को या फ्रेम को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है जी, ये था आपका स्विच पोर्ट एनालाइजर। ये काफी आसानी से समझ आने वाली बात थी। अब इसका एक और पहलू भी है, वो क्या है, कल हमने एस्टैब्लिश कर लिया था कि एक बड़े नेटवर्क में जरूरी नहीं है कि स्विच एक ही हो। जब नेटवर्क एक्सटेंड होगा, 24 से ज्यादा यूजर हो जाएंगे तो क्या करेंगे, एक और स्विच लगाना पड़ेगा। अब आपके कुछ यूजर स्विच ए के साथ और कुछ यूजर स्विच बी के साथ है। बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में तो सैकड़ों, ये मैं कोई एग्जैजरेट नहीं कर रहा, सैकड़ों स्विचेस होते हैं। ठीक है, तो कुछ यूजर्स अब इधर हैं, कुछ यूजर्स इधर हैं, और आप इन दोनों स्विचेस में से किसी एक ही पोर्ट पे कनेक्ट हुए होंगे ना। तो लेट से मैं ये स्विच बी की किसी एक पोर्ट पे, इसकी 0/5 पे मैं हूं, और मैं अब इन्हें भी एनालाइज करना चाहता हूं, इसे भी, इसे भी, इसे भी, इसे भी। भाई अपने स्विच वालों के लिए तो जो आप मॉनिटर सेशन बनाएंगे वो तो वही वाला होगा, आप स्पैन चलाएंगे, स्विच पोर्ट एनालाइजर, जो अभी अभी किया है। लेकिन वो जो दूसरे स्विच की पोर्ट्स अगर आपने उनको एनालाइज करना है, तो पहली बात वो लोकल तो नहीं ना होगा, रिमोट होगा। इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं आर स्पैन, रिमोट स्विच पोर्ट एनालाइजर, रिमोट स्विच पोर्ट एनालाइजर। ठीक है जी, अब यहां से इंफॉर्मेशन को उठा के इस स्विच पे लाना है, दूसरे स्विच की पोर्ट्स की इंफॉर्मेशन अपने पास लानी है। तो कोई भी चीज आपके स्विच से दूसरे स्विच पे जानी है और दूसरे से आपके स्विच पे आनी है, इसके लिए एक प्री रेक्विजिट टॉपिक है। जब तक आप वो पढ़ नहीं लेते, मैं इसकी कॉन्फ़िगरेशन आपको नहीं बता सकता, क्योंकि इसमें वो टॉपिक इन्वॉल्व है जो कल आप लोगों ने पढ़ना है, जिसका नाम वीलैन है। ठीक है जी, तो कल आप पहले वो पढ़ेंगे, उसके बाद ही फिर आप फिर तो कोई मुश्किल रह नहीं जाएगा। फिर तो इसी तरह दो ही कमांड है टोटल, सोर्स और डेस्टिनेशन। ठीक है जी, तो इसको फिर हम वो टॉपिक पढ़ने के बाद जो है इसकी कॉन्फ़िगरेशन आपको दिखा दूंगा। अगेन कॉन्फ़िगरेशन कुछ भी नहीं है, वही दो लाइनें, एक में सोर्स आना है, एक में डेस्टिनेशन आनी है। लेकिन कल का टॉपिक पढ़ने के बाद, कल का लेक्चर जी बड़ा अहम है, कोशिश कीजिएगा कि छुट्टी आप ना करें। अगर किसी भी वजह से छुट्टी हो जाती है तो कल की वीडियो कल के कल ही देख लीजिएगा। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही, आपसे मुलाकात होगी कल। अभी बैठ के आप लैब करना चाहते हैं ट्रंक वाली तो अच्छी बात है, नहीं तो आपकी मर्जी है।